वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है बेटा एक बार फिर आप सभी का सीएमए इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्सेशन वर्कबुक डिस्कशन एंड रिवीजन लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर जीएसटी वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि 5 लेक्चर्स लगाकर हमने जीएसटी वाले बेटा जितने भी स्टडी नोट्स थे वो फटाफट से कंप्लीट कर लिए, और अब अपन इस लेक्चर से बेटा कस्टम वाले स्टडी नोट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो बेटा सेक्शन नंबर बी वर्कबुक का चालू हो गया है और कस्टम लॉ की बात मैं यहां पर कर चलूंगा। ठीक है सर, तो बिना टाइम वेस्ट करे बेटा फटाफट से करते हैं। आपके एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी बेटा मैं जितनी मेमोरी टेक्निक्स की वीडियोस, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है सर मेमोरी टेक्निक की वीडियोस चाहिए बेटा, मैं वो भी डालूंगा। दूसरी जो आप रिक्वेस्ट करो बेटा कस्टम को लेकर वीडियोस हैं वो भी मैं डालूंगा। मैं कोशिश करूंगा मैं जितनी वीडियोस डाल सकूं मैं डालूंगा, बट मैं कमिट नहीं कर सकता कि बेटा मैं सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम बेटा अपने पास में बहुत कम है। बट हाँ, मई वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट्स माय प्रॉमिस, वेदर इट इज सीए और वेदर इट इज सीएमए, है ना। तो सीए का बच्चा हो चाहे सीएमए का बच्चा हो बेटा, मई अटेम्प्ट जो आएगा आपका उसके लिए कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें। और आपके जो जैन एग्जाम आ रहे हैं सीए वाले बच्चों के, उनके लिए भी कोशिश रहेगी कि बेटा मैं ज्यादा लेक्चर्स अपलोड कर सकूं। ठीक है, हाँ सर। तो बेटा चलें फटाफट से। हाँ बेटा, जितना हो रहा है उतना करो। अगर कोई क्वेरी अगर आपको आ रही है तो मैं हूं आपके साथ। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया है, नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, वहां से ज्वाइन कर लो। आपकी सारी क्वेरीज में सॉल्व करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, हाँ। वहां पर कोशिश करूंगा कि क्वेरी के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूं। ठीक है, हाँ। लेकिन अलग से पूरा सेशन रिकॉर्ड करके डालना बेटा, पूरा कस्टम कराना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, चलो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बेटा अपने पास ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जो बेटा पहले सीबीईसी हुआ करता था, आपको पता है बेटा, उसको रीनेम कर सीबीआईसी कर दिया गया। उसको रीनेम कर क्या कर दिया बेटा, सीबीआईसी। तो ये कोई क्वेश्चन बेटा लॉजिक का नहीं है, इसमें कोई फैक्ट की बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 29 ऑफ मार्च 2018 बेटा जीएसटी आने के बाद, आप जानते हो बेटा जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था, और उसके बाद में ये नाम बदल के बेटा एक्साइज एंड कस्टम हुआ करता था पहले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। उसको बदल कर यहाँ पर क्या कर दिया गया बेटा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी सीबीआईसी। पक्का? हाँ सर पक्का। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेटा जानते हो आप, इसमें डेफिनेशन आ चुकी है इंडियन कस्टम वाटर के अंदर, आपको पता है ना। हाँ, तो इंडियन कस्टम वाटर्स अब कहां तक एक्सटेंड करेंगे बेटा, ईईजेड तक एक्सटेंड करेंगे। और आप अच्छे से जानते हो बेटा ईईजेड होती है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स। बोलो कितना, 200 नॉटिकल माइल्स। तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेस लाइन से ईईजेड कहां तक होती है, बोलो 200 नॉटिकल माइल्स। आगे चले। हाँ सर, एज पर इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बेटा एफटीपी, इंडियन एफटीपी है ना सिलेबस में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हाँ सर, फाइनल वाले बच्चों की आती है बेटा सीए के अंदर। ऑल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, बेटा कॉमन सेंस लगाओ। मैं तो कहता हूं एफटीपी में क्या लिखा है छोड़ो, आप कॉमन सेंस लगाओ। इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर ये मेरा इंडिया है बेटा, तो यहां से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, यानी देश के बाहर जा रहा है। कंट्री आपकी गवर्नमेंट कौन सा वैल्यू मानेगी, आपका देश आपकी गवर्नमेंट कौन सा वैल्यू मानेगी, यहां पहुंचने के बाद वाला वैल्यू बेटा, या जिस वैल्यू पर आपने यहां से रवाना करा है। एक्सपोर्ट किसको मानोगे आप, एक्सपोर्ट का वैल्यू गवर्नमेंट, आपने बोला साहब गवर्नमेंट को मैंने एक्सपोर्ट करा, तो गवर्नमेंट बोलेगी कितने का एक्सपोर्ट करा तूने, तो आप बताओगे उसको सीआईएफ वैल्यू, तो गवर्नमेंट बोलेगी भग यहां से, हमको कितना मिला, हमारे लिए वैल्यू कितना था। वो तो बेटा एफओबी होता है ना, वो हमेशा एफओबी होता है जो यहां होता है। पहुंचने के बाद रास्ते का बेटा इंश्योरेंस, और रास्ते का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, उसको हटाने के बाद हम देखते हैं, क्योंकि ये आपके रियल एक्सपोर्ट को डिनोट नहीं करते। हमको रियल एक्सपोर्ट से मतलब है, गवर्नमेंट कहती है साहब एक्चुअल में एक्सपोर्ट कितने का है, रियल एक्सपोर्ट कितने का है। तो बेटा यहां से जब भी एक्सपोर्ट होगी तो हम किसको कंसीडर करेंगे, बोलो एफओबी को। एफओबी मतलब रियल एक्सपोर्ट। ठीक है, हाँ सर। और बेटा जस्ट इसका उल्टा मैं समझाता हूं आपको यहीं पर ही, कि अगर अपन ने इंपोर्ट करा होता तो गवर्नमेंट कहती है साहब टोटल जेब से कितना दे रहे हो, यानी कि बेटा सीआईएफ। उस केस में एफओबी नहीं देखते, उस केस में सीआईएफ देखते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर इंपोर्ट हो रही है तो गवर्नमेंट कंसीडर करके चलेगी बेटा इंपोर्ट का वैल्यू सीआईएफ वैल्यू, और एक्सपोर्ट के केस में बेटा गवर्नमेंट वैल्यू आपका डिटरमाइन करके चलेगी कौन सा वाला, एफओबी वैल्यू। ठीक है, हाँ सर। सीआईएफ और एफओबी में क्या होता है बेटा, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, और सीआईएफ का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेथ। बोलो कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेथ, ये होता है सीआईएफ का मतलब। ओके सर, तो बेटा यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, एफओ बी, यानी कि बेटा फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि योर करेक्ट ऑप्शन इज योर बेटा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट के केस में बेटा, किसके केस में? एक्सपोर्ट के केस में उसको मेजर किया जाता है एफओबी के अंदर। ओके, सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेटा ये पहले नहीं होता था, अभी पिछले 2 साल से लगने लगा। आई थिंक 2018 से बेटा ये आपका लेवी किया गया है, ठीक है? हाँ सर। और ये बेटा आपका 10% होता है। क्या होता है? 10% होता है। और ये 10% होता है बेटा किसका? बीसीडी का, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो जो भी आपकी ड्यूटीज है बेटा, एग्रीगेट ड्यूटीज है, क्योंकि अब एग्रीगेट इसलिए लिख रहा है बेटा वो, क्योंकि पहले आपके पास दूसरी ड्यूटीज भी हुआ करती थी, आपको ध्यान हो तो, अगर सीवीडी 31, 32, 33, अब वो नहीं होती है बेटा, क्योंकि हमारे पास में जीएसटी आ गया। तो अब सीधा आपके पास 37 के अंदर आईजीएसटी एक्ट लेवी होता है। हाँ, तो वो ड्यूटीज खत्म हो गई। तो इसलिए बेटा अब जो अपनी मेन ड्यूटी होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसी के ऊपर SWS लगकर चलता है। कितनी रेट से? 10% की रेट से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14। बेटा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, वैल्यू हमेशा ट्रांजेक्शन वैल्यू ली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू। बेटा इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 14 के सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट किसको माना जाता है? ट्रांजेक्शन वैल्यू को। आगे चले। हाँ सर। प्रेजेंटली द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन लेदर प्रोडक्ट्स, बेटा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बोल रहा है, फोकस ऑन द वर्ड्स, फोकस, योर कैमरा नीड टू गेट फोकस्ड ऑन दीज वर्ड्स। इट इज टॉकिंग अबाउट द export duty, not the import duty, and export duty is only leviable on few products. Otherwise beta export the goods, not the taxes. We know the fundamental principle, export the goods, not the taxes, but still tax is leviable in respect of few products which are get exported from India, and leather is one of them. Leather products, leather products are one of them. बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। तो बेटा लेदर प्रोडक्ट्स उसमें से कुछ हैं जिनके एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लगाया जाता है? बोलो। जिनके एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, सॉरी कस्टम, बेटा कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है ना? जीएसटी नहीं, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, एंड दैट इज लेवीबल एट द रेट ऑफ 25%। तो यहाँ पर बेटा 25% की रेट से लेवी होकर चलेगा आपके पास में। अगर लेदर लगेज है, कौन सा लगेज है बोलो? इफ यू हैव अ लेदर लगेज, तो बेटा लेदर लगेज की अगर आप बात कर रहे हो तो द रेट विल बी 25%। आगे ना? हाँ सर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चले। हाँ सर आगे चलो। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, एज पर कस्टम्स एक्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। सिंपल बेटा डेफिनेशन पूछा है वो कि कस्टम एक्ट के मुताबिक इन दो चीजों से आप क्या समझते हैं। तो पहला आपके पास में आ रहा है इंपोर्टेड गुड्स, द फर्स्ट वन इज इंपोर्टेड गुड्स एंड द सेकंड वन इज जेटसम। दीज आर फ्रॉम द डेफिनेशंस बेटा, दीज आर फ्रॉम द DEFI NITI ONS, राइट? यस सर, दीज आर फ्रॉम द डेफिनेशंस अंडर द कस्टम्स एक्ट। तो अपना जो डेफिनेशन वाला चैप्टर होता है ना बेटा, वहां से इन्होंने ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जिसमें इंपोर्टेड गुड्स पूछा है। बेटा इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन वही होती है, मैंने आपको बताया था, जो जीएसटी के अंदर होती है। जीएसटी के अंदर भी बेटा लगभग लगभग वही डेफिनेशन होती है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्या बोलेंगे बोलो? ब्रॉट इनटू इंडिया, बेटा ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ place outside India, from a place outside India। बेटा बाहर से इंडिया में लेकर आना, विदेश से, बाहर से बेटा, कहां से? बाहर से जब मैं इंडिया में लेकर आऊंगा, फ्रॉम बाहर वाली कंट्री से जब मैं इंडिया में लेकर आऊंगा, दैट विल बी टर्म्ड एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बट एक बात ध्यान रखना बेटा कि इंपोर्ट माना जाता है जब तक वो कस्टम कंट्रोल में, यानी कि ये है बेटा कस्टम एरिया, दिस इज योर कस्टम एरिया एंड दिस विल बी योर गुड्स हियर। नो दिस गुड्स विल बी टर्म्ड एज इंपोर्टेड गुड्स। इट मींस कि एक बार बेटा अगर आपने उसे आपके होम कंजम्पशन के लिए छुड़वा लिया, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा लिया, यानी कि यहां से गुड्स निकल कर बेटा अगर कंट्री में एंटर कर गया, इफ द गुड्स मिक्सड विद अदर गुड्स, अदर डोमेस्टिक गुड्स, एक बार बेटा अगर ये यहां से आकर, दिस इज योर इंडिया बेटा, दिस इज योर इंडिया, okay, yes, now this is USA and the goods are coming from USA। तो मैंने क्या बोला? brought into India। look at the marker बेटा, मार्कर पे ध्यान देना, रेड कलर का मार्कर दिख रहा है आपको? हाँ देखो, brought into India, इंडिया में लेकर आना from a place outside India, from a place outside India। तो outside India means USA से मैं लेकर आया हूं, हाँ, और कहां लेकर आया हूं? इंडिया में लेकर आया हूं, हाँ। लेकिन कब तक? जब तक बेटा उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते हो। एक बार अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी तो फिर आपने उसको गुड्स को क्या करा लिया बेटा? क्लियर करवा लिया। और एक बार अगर आपने उसको क्लियर करवा लिया
तो वो डोमेस्टिक गुड्स बन जाएगा, फिर वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहेगा। आई होप बेटा यू आर गेटिंग माई कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स व्हाई एंड देयरफॉर आई एम सेइंग वन मोर थिंग कि ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया and it has not been cleared for home consumption, and it has not been cleared for home consumption. It has not been cleared for home consumption, मतलब कि दोस्त उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं कराया गया। इट हैज नॉट बीन क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, एक बार रीड कर लें दोस्त। हाँ सर, तो एज पर सेक्शन नंबर 225 सर ये याद करना है क्या? नहीं बेटा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सेक्शन 2 के क्लॉजेस याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इतना बोल सकते हो एज पर सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स एक्ट, दैट्स इट। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द क्लॉज ऑफ सेक्शन नंबर 2। ये 25 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली need to remember that it is definition, and definitions always contained in section 2. So section 2 of customs act, yes sir, the imported good means any goods brought into India from a place outside India, but does not include goods which have been cleared for home consumption. जिनको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा लिया वो इंक्लूड नहीं होंगे। हमने भी ये लिखा ना, एंड इट हैज नॉट बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, नॉट बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन does not include goods which have been cleared for home consumption. तो मैंने उसका उल्टा करके लिख दिया, I have written in the reverse manner that the goods have not been cleared for home consumption. यहाँ क्या बोल रहा है? does not include goods, तो उसमें वो गुड्स नहीं आएंगे जो होम कंजम्पशन के लिए निकाल लिए गए। मैंने क्या बोला कि जो गुड्स आए और जिनको होम कंजम्पशन के लिए नहीं निकाला। ओके, तो बोथ आर करेक्ट। नो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग बेटा, दैट इज जेट सम। क्या बोला मैंने? जेट सम। नो, व्हाट इज जेट सम? जेट सम इज वेरी वेरी सिंपल. Jet SEM is very very simple. Now jet SEM is nothing but beta, there's the ship in the water, in the ocean. Yes, there's a ship in the ocean which containing goods which are coming towards India, our India. So just let me create it in a beautiful manner. This is it. So there's a ship on which there are goods. Here is the goods. Yes, it is in the ship. And this ship is in the sea. The ship is in the sea itself. This is the sea beta. Now, sometimes it happens that due to the weight of the goods in the ship, beta जो goods ship के अंदर रखा है उसके वजन के कारण, उसके weight के कारण कभी कभी रिस्क होता है कि कहीं जहाज डूब ना जाए। क्या बोला मैंने? कहीं जहाज डूब ना जाए। तो बेटा आपका जहाज डूब जाए, इससे अच्छा आप क्या करो? सामान को उठाकर बाहर फेंक दो। क्या बोला मैंने? सामान को उठाकर बाहर फेंक दो ताकि बेटा आपकी शिप का वजन कम हो जाए। यानी कि गुड्स थ्रोन फ्रॉम द शिप टू रिड्यूस द वेट ऑफ द शिप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग। द डेफिनेशन इज रेडी। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द डेफिनेशन विल गेट रेडी बेटा। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो डेफिनेशन तो आप ऐसे खुद ही बना लोगे। आप खुद डेफिनेशन बना सकते हो, वो लीगल लैंग्वेज आप ड्राफ्ट कर सकते हो अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। सो व्हाट आई हैड सेड इज, क्या बोला मैंने बोला कि गुड्स थ्रोन फ्रॉम द शिप goods thrown from the ship to reduce the weight of the ship, to reduce the weight of the ship, to prevent it from sinking, and that's very very simple. To prevent it from sinking, बेटा ताकि हम क्या कर सकें? उसे प्रिवेंट कर सकें। किससे? सिंकिंग से। सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन। एंड द गुड्स, यू कैन ऑल्सो एड वन मोर थिंग, एंड द गुड्स सिंक। बेटा गुड्स सिंक, वो डूब गया। एंड दी जो गुड्स अपन ने थ्रो करा ना, थ्रोन गुड्स सिंक्स, वो डूब गया। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। एंड नो यू कैन क्लोज इट।
यू कैन क्लोज इट हियर। अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। जो अपन ने उठाकर बेटा शिप से बाहर फेंक दिया, द शिप इज इन द सी, इज इन द ओशन, आपने उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है, डन। वो गुड़ जो आपने बाहर फेंका, क्यों फेंका साहब? मजा आ रहा था? किसी को मजा आता है कि साहब ऐसे उठा के बाहर फेंक देंगे? नहीं, क्योंकि बेटा शिप को डूबने से बचाना था, इसलिए बाहर फेंका, और वो जो गुड्स फेंका वो डूब गया। बोलो हाँ के ना? हाँ, वो जेट सेम होता है बेटा। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें इतना ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। आई होप बेटा आपको समझ में आया, एक बार रीड कर ले बुक से। ओके, कास्ट का मतलब होता है बेटा थ्रो, कास्ट का मतलब होता है बेटा थ्रो। तो गुड्स कास्ट इनटू सी टू रिड्यूस द वेट ऑफ द शिप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग एंड द थ्रोन गुड्स सिंक। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे चले, आगे चलो सर। नाउ अब मजे की बात आ रही है दोस्त, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज इट विल बी ऑफ मोर मार्क्स देन अ थ्योरी क्वेश्चन। The question number 3 talks about the same, that is Messrs Fabrication Limited and importer imported certain goods for subsequent sale in India। कुछ भी नहीं है दोस्त, हमारे पास में एक हमेशा की तरह कंपनी है जिसका नाम है मैसर्स फैब्रिकेशन लिमिटेड, और बेटा ये एक इंपोर्टर है जिसने इंपोर्ट करे हैं सर्टेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल इन इंडिया। ठीक है, ट्रेडर है, इसका मतलब क्या है? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बेटा, ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग मतलब खरीदा है और आगे इसको क्या करेंगे? इंडिया के अंदर सेल कर देंगे। तो इधर से खरीद के लेकर आए और इधर बेच देंगे। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, इधर से लाए और इधर बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो वो आगे क्या बोल रहा है। एट $15,000 ऑन असेसेबल वैल्यू बेसिस, $15,000 ऑन असेसेबल वैल्यू बेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा 15,000 ऑन असेसेबल वैल्यू। समटाइम्स वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा, जैसा कि मैं बोलता हूं बेटा, ये जीएसटी है, जीएसटी इन द सेंस ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से ऊपर मैं कहूंगा बेटा ये लॉ है, एंड लॉ इज नीड टू गेट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली रीडिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? लॉ को पढ़ना बहुत स्ट्रिक्टली जरूरी है। लॉ के अंदर हर एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। तो इसलिए बेटा यहां पर देखो इसने क्या बोल रखा है, असेसेबल वैल्यू। मेरे को यहां पर इस वर्ड पे आपको फोकस कराना है, असेसेबल वैल्यू बेसिस। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसेबल वैल्यू? इट मींस कि इसने अपन को सीआईएफ दे रखा है। इट मींस कि इसने अपन को क्या दे रखा है बेटा? सीआईएफ दे रखा है। एफओबी नहीं है ये, दिस इज नॉट योर एफओबी, दिस इज योर सीआईएफ। $15,000 is your CIF. It is including the insurance and including the cost of transportation. बोलो हाँ के ना? हाँ सर। Relevant exchange rate and rate of duty are as below, वो मुझे नीचे दे रखा है। The date of submission of bill of entry and date of entry granted to the vehicle, whichever is later। कौन सा लेकर चलते हैं? बोलो whichever is later लेके चलते हैं सर। Determine the assessable value, इंडियन करेंसी के अंदर बेटा है ना, असेसेबल वैल्यू से दे रखी है, बट इंडियन करेंसी के अंदर अपन डिटरमाइन करेंगे, और कस्टम ड्यूटी इन इंडियन रुपी। देखो बोला ना उसने, दोनों चीजें इंडियन रुपी में बतानी है। दोनों चीजें किस में बतानी है? बोलो इंडियन रुपी में। तो असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम ड्यूटी इन इंडियन रुपी, वेयर दी आईजीएसटी इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 18%। तो चलो बेटा फटाफट से कंप्यूट करें। हाँ सर, दिस इज वेरी वेरी सिंपल अगेन बेटा। तो मुझे असेसेबल वैल्यू गिवन है ASSEABLE, that is assessable value, and the assessable value is $15,000। $15,000 बेटा। करेंसी रेट कितना आ जाएगा? यानी कि आपका रेट ऑफ एक्सचेंज, देन योर रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा वाला लेंगे बेटा? रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन सा लेना होता है? मैंने आपको बता रखा है ना, रेट ऑफ एक्सचेंज लेना होता है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलेंगे? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो इधर मैं आपको समझा देता हूं बेटा कि देयर समथिंग टू बी नोन एज डायरेक्ट क्लियरेंस एंड देयर समथिंग टू बी नोन एज इनडायरेक्ट क्लियरेंस। सो इफ this will gonna be the better custom control, and here is your goods, then you can control it in two ways, then you can clear it in two ways। focus on my words, what I'm saying। मेरे शब्दों पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर गुड्स कस्टम के कंट्रोल में है तो बेटा दो तरीके से इसे क्लियर कराया जा सकता है। एक होता है बेटा डायरेक्ट क्लियर, घर लेकर जाएंगे, घर लेकर जाएंगे, काहे के लिए सर? होम कंजम्पशन, कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्टली फॉर होम कंजम्पशन। बट बेटा एक और तरीका होता है, मैंने आपको बताया था, और वो होता है इनडायरेक्ट क्लियरेंस। वो कौन सा होता है बेटा? इनडायरेक्ट क्लियरेंस। यानी कि पहले कहा जाता है वेयर हाउस के अंदर। सर ऐसा क्यों होता है? दोस्त मेरे पास जगह नहीं थी, अभी मेरे को आगे सेल करने में टाइम लगता, तो मैंने क्या करा, उसको पहले वेयर हाउस में क्या करा दिया? डिपॉजिट। और जब मुझे रिक्वायरमेंट लगी तो मैंने उसे वापस छुड़ा लिया।
होम कंजम्पशन के लिए, और उसके बाद में आगे सप्लाई कर दिया। तो दीज आर द टू वेज, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, दिस इज योर सेकेंड नंबर। अपना मुद्दा यह है यहां पर कि बेटा अपन को जो रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, क्या लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज, वो कब का लेना है। तो बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज ध्यान रखना, अगर आपका केस नंबर 1 है डायरेक्ट क्लियरेंस, क्या बोला मैंने, डायरेक्ट क्लियरेंस का है, तो यहां पर बिल ऑफ एंट्री जो आपकी होती है बेटा, कौन सी वाली बोलो, व्हाइट वाली, व्हाइट वाली बिल ऑफ एंट्री, वो यहां पर आपको लेनी है, यानी कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वाली यहां पर लेनी है। जबकि बेटा अगर आपका केस नंबर 2 है, हाँ, तो उस डेट का लेना ना, डेट ऑफ, क्या बोलेंगे, इसकी डेट लेनी है, इसकी डेट यहां पर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। इस डेट की अपन को क्या लेनी है, रेट ऑफ एक्सचेंज लेनी है। रेट ऑफ एक्सचेंज किस डेट का लेना है, अगर डायरेक्ट क्लियरेंस है, केस नंबर 1 है, तो अपन को लेना है बेटा किसका, जिस तारीख को मैंने व्हाइट वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है होम कंजम्पशन के लिए, उस डेट का मैं रेट ऑफ एक्सचेंज लेकर चलूंगा। और केस नंबर 2 है, तो बेटा जब मैंने येलो वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, कौन सी वाली, येलो वाली, यानी कि बेटा जब मैंने इसको ट्रांसफर करवाया, क्या बोला मैंने, जब मैंने गुड्स को वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफर करवाया ना बेटा, उसके लिए जो मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी, वो बिल ऑफ एंट्री की डेट पर जो रेट था, डेट पर जो रेट था, वो रेट बेटा मेरे को लेकर चलना है। यानी कि येलो वाली की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, फॉर नॉट होम कंजम्पशन बेटा, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, इसकी यहां पर आपको बेटा डेट लेकर चलनी है। बोलो समझा कि नहीं समझा, समझा सर। तो सिंपल सी दो बातें मैंने आपको बताई कि रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेना होता है, आपको दो दे रखे होंगे, तो ध्यान रखना, इनडायरेक्ट क्लियरेंस है तो येलो वाली बिल ऑफ एंट्री का मुझे रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, और अगर डायरेक्ट क्लियरेंस है तो जिस तारीख को भी बेटा मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा हूं होम कंजम्पशन वाली, कौन सी वाली, होम कंजम्पशन वाली, बस उसी डेट का आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। देखते बेटा अपने क्वेश्चन में हालात क्या है। अपने क्वेश्चन में अपन को दे रखा है बिल ऑफ एंट्री, ये देखो ये रहा बिल ऑफ एंट्री, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है बेटा 12 अप्रैल को, और उस तारीख को रेट था 62, तो यहां पर मैं कौन सा रेट ले लूंगा, आई विल टेक द रेट 62, तो रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा बेटा ₹62। हाँ सर, द रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी 62, एंड वेयर इज द कैलकुलेटर बेटा, द कैलकुलेटर इज ऑल द वे हियर, मेरा तो ये रहा, आपका आप फटाफट से ले लो एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट इनटू 62, एंड दैट इज ऑल टुगेदर 9,30,000, 9,30,000, तो बेटा 9,30,000 आपके पास क्या आ जाएगा बोलो, यहां पर असेसेबल वैल्यू आ जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं बेटा प्यार से CIF वैल्यू, वो भी इंडियन रुपीस के अंदर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ये बेटा पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी यहां पर पूरी हो गई, बोलो हो गई कि नहीं हो गई, होगी साहब, असेसेबल वैल्यू निकाल दी साहब, ठीक है, इंडियन करेंसी के अंदर असेसेबल वैल्यू अपन ने कंप्यूट करके दे दी। अब दूसरा है बेटा कस्टम ड्यूटी निकाल के देनी है, तो बड़ा आसान है, कस्टम ड्यूटी निकालने में क्या दिक्कत की बात है। इसके ऊपर बेटा अपन लगा देंगे BCD, तो ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्या कर देंगे, BCD एट द रेट ऑफ, BCD का रेट कितना है, अब BCD का रेट अपन को लेना होता है विच एवर इज लेटर, तो देखो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री ग्रांटेड टू दी व्हीकल विच एवर इज लेटर, फ्रेश बेटा, फ्रेश वाला, जो भी फ्रेश डेट है उस डेट का अपन को क्या लेकर चलना होता है, बोलो सर, यहां लेना होता है रेट ऑफ ड्यूटी। पहले मैंने आपको बताया था रेट ऑफ एक्सचेंज, अब मैं बता रहा हूं आपको रेट ऑफ ड्यूटी, तो वो बेटा इन दोनों डेट्स में से जो भी लेटर वाली डेट होती है ना, विच एवर इज लेटर, वो वाला लेकर चलते हैं। बोलो पक्का, पक्का सर। और यहाँ पर लेटर बेटा आपको क्या दिखाई दे रही है, 6 जून, 6 जून, और उस तारीख को कितना दे रखा है 62.80, और ये कितना देखा है 12%। इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है किससे बेटा, 12% से, तो एट द रेट ऑफ 12% में यहाँ पर लेवी कर दूंगा, तो इसका 12% हो जाएगा बेटा आपके पास 111600, और फिर बेटा इसी के ऊपर वी विल अप्लाई SWS, तो SWS at the rate of 10% on BCD, that is 11160, हाँ के ना, हाँ सर, प्लस 10%, तो ये हो जाएगा प्लस 9,30,000, तो इट विल बी ₹1052760, दैट इज वेरी सिंपल। इसके बाद में बेटा आपका लेवी होगा, बोलो क्या, प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12%, IGST का रेट कितना था, IGST इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 18%, बेटा IGST तो 18% से लग रहा है, कितने रेट से लग रहा है, 18% से, तो इसका अपन निकालेंगे 18%, दैट इज ₹189,496.80, तो वी विल राउंड ऑफ इट, इसको 7 कर देते हैं दोस्त, है ना, हाँ सर, प्लस 1052760, नो इट विल बिकम बेटा
1242257 टोटल ड्यूटी आ जाएगी यहाँ पर, टोटल ड्यूटी। तो टोटल ड्यूटी कितनी हो जाएगी बेटा, किस किस को ऐड करना है बताओ सर। टोटल ड्यूटी के अंदर इसको, एक सेकेंड बेटा, इसको, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो 111600, 111600 और 189497 इसको, तो दिस विल बिकम योर टोटल ड्यूटी। तो टोटल ड्यूटी इज नथिंग बट 312257। दिस विल बिकम योर टोटल ड्यूटी बेटा, दिस विल बिकम योर टोटल ड्यूटी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, अपन ने यहाँ पर चेक कर लिया। तो टोटल कस्टम ड्यूटी कितना था, 312257। दिस यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम योर सॉल्यूशन। एंड IGST इज 189,497, 189,497। सो दिस इज ऑल द वे योर क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करा, असेसेबल वैल्यू, फोकस बेटा, नीड टू बी ऑन दी वर्ड्स, नीड टू बी ऑन दी वर्ड्स, एंड द वर्ड हियर इज असेसेबल वैल्यू। यहाँ फोकस करना बहुत जरूरी था। The main focus is need to be here beta on the accessible value. It means that it is already the CIF value. We do not have to add the 20% of transport and 1.125% of insurance. वो ऐड करने की जरूरत अपन को यहाँ पर नहीं है। अपन को क्या ऐड करना है, डायरेक्ट निकालना है, अपन को डायरेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैंने सबसे पहले डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद उस पर BCD लगा दिया, SWS लगा दिया और IGST लगा दिया। फिर तो क्या बेटा, वो स्टेप्स तो आपको अच्छे से आते ही हैं। अगला सवाल आ रहा है बेटा, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज इन द फॉलोइंग केसेस, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा, इफ गुड्स आर प्लिफरेज बिफोर द गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स। ठीक है बेटा, अगर गुड्स प्लिफर हो जाता है बिफोर द गुड्स आर क्लियर फ्रॉम कस्टम्स, बेटा लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक बार मैं आपको एक डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझाऊंगा, तो आपको मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा केस आपको बेटा समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ सर, ये रहा बेटा, प्लिफरेज का जो केस होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यह होती है अनलोडिंग, और आई कैन बेटर ये ठीक है, यह होती है बेटा अनलोडिंग। क्या होती है बोलो, अनलोडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स की क्या होती है बोलो, अनलोडिंग होती है बेटा, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद में यहां पर फॉर एग्जाम्पल बेटा आप फाइल करते हो बिल ऑफ एंट्री। क्या फाइल करते हो, बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद में मेरे दोस्त यहां पर आपको मिलता है क्लियरेंस ऑर्डर। क्या बोला मैंने, यहां पर आपको मिलता है क्लियरेंस ऑर्डर। क्लियरेंस ऑर्डर के बाद में बेटा फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप जो है माल को फाइनली लेकर जाते हो होम कंजम्पशन के लिए, यानी कि रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तो कोई दिक्कत है क्या। मैंने सिंपल सा एक बेटा यहां पर टाइमलाइन सेट करा। मैंने सिंपल सा क्या सेट करा बोलो, एक टाइमलाइन सेट करा। नो, लिसन टू माय वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। व्हाट अबाउट प्लिफरेज, व्हाट इज प्लिफरेज बेटा, प्लिफरेज, प्लिफरेज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लिफरेज। बेटा पिलफरेज, PILFERAGE, this is pilferage. Now what do you mean by pilferage? Pilferage is very simple and very clear thing. There are 3 conditions need to be satisfied to become a pilferage. Pilferage बेटा कहलाने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। सर 3 कंडीशन, हाँ बेटा 3 कंडीशन। पहली चीज ये कि देयर शुड बी एन एविडेंस ऑफ टेम्परिंग विद द पैकेज। क्या बोला मैंने बेटा, एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस ऑफ टेम्परिंग विद पैकेज, टेम्परिंग विद पैकेज। बेटा पैकेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो आपका पैकेट है ना, बड़ा वाला पैकेट की बात कर रहा हूं मैं, अंदर आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े पैकेट की बात कर रहा हूं। उस पैकेट के साथ जो आपका डब्बा है, जिस डब्बे के अंदर माल, बहुत सारे डब्बे आते हैं ना बेटा, जिसको अपन काउंट करते हैं, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, तो अपन कहते हैं सब 100 डब्बे अनलोड हुए, कितने 100 आपके कार्टून्स पैकेट्स हुए। तो बेटा कार्टून के साथ छेड़छाड़ है, टेप वहां पर आपने उखाड़ने की कोशिश कर रखी है, जो पैकिंग है उस पैकिंग को खोलने की कोशिश कर रखी है, तो बेटा दिस इज वन ऑफ द एविडेंस कि छेड़छाड़ हुई है। दूसरा, बट देयर शुड बी एन मिसिंग प्लेस, देयर शुड बी अ मिसिंग प्लेस फॉर प्लीफर्ड। जो मिस बेटा एम्प्टी, मैं कहूंगा एम्प्टी प्लेस फॉर मिसिंग आर्टिकल। क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस फॉर
EMPTY, एम्प्टी स्पेस फॉर मिसिंग आर्टिकल। बेटा जो आर्टिकल मिसिंग है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैकेट है, एक कार्टून है बेटा, इस कार्टून में 4 आर्टिकल ही आ सकते हैं। अब देखो अगर एक आर्टिकल बेटा गायब हुआ है तो उसकी जगह वहां पर खाली होनी चाहिए, ऐसे। नो दिस इज द मिसिंग प्लेस, दिस इज द मिसिंग प्लेस, वन आर्टिकल इज मिसिंग एंड दिस इज द एम्प्टी प्लेस ऑफ दैट मिसिंग आर्टिकल। तो बेटा देयर शुड बी एन एम्प्टी प्लेस फॉर द मिसिंग आर्टिकल, ओनली देन यू कैन से इट टू बी अ प्लिफरेज। उसके बाद ही आप उसे प्लिफरेज बोल सकते हो बेटा, उसके बाद ही आप उसे प्लिफरेज बोल सकते हो। तो प्लिफरेज अगर आप बोल रहे हो ना, इफ यू आर सेइंग दैट प्लिफरेज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो प्लिफरेज होने के लिए सबसे पहले चेक करो कि 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। पैकेट के साथ में टेम्परिंग हो रखी है, पैकेट के साथ में छेड़छाड़ हो रखी है, पैकिंग को खोलने की कोशिश की गई है, जो कार्टून है उस पर जो टेप लगा रखा था, उस टेप बेटा टेप जिससे अपन उसको क्या करते हैं, ग्लू जिससे अपन चिपकाते हैं ना, वो फिक्स करते हैं, उसको छेड़ने की कोशिश है बेटा, उसे फाड़ने की कोशिश की गई है, दैट इज टेम्परिंग। द सेकंड थिंग इज कि अगर उसमें से बेटा एक जगह गायब है, मिसिंग प्लेस, उसमें 4 पैकेट जो है बेटा क्या हो सकते हैं, लोड हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना बेटा, मैं आपको बताता हूं, अपने घर में मिठाई का डब्बा आता है, आपको ध्यान है, 4 लड्डू वाला, 4 लड्डू का जो मिठाई का पैकेट आता है बेटा, उसमें से अगर एक भी लड्डू गायब होता है तो पता लग जाता है कि लड्डू गायब है, मिसिंग प्लेस। मोदक, मोदक मिठाई बांटते हैं बेटा, आप सीए बनोगे, आप सीए में बनोगे तो आपके घर वाले क्या करेंगे, मिठाई बांटेंगे, तो वो इसी तरीके का पैकेट होता है बेटा, जिसमें कितने लड्डू होते हैं, सिर्फ 4 लड्डू होते हैं। उसमें से अगर एक भी लड्डू गायब है तो आपको पता लग जाएगा, बिकॉज उस लड्डू की जो प्लेस है वो क्या है, मिसिंग। अकॉर्डिंगली बिल्कुल उसी तरीके से बेटा, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी मिसिंग चीज आपको चेक करनी है कि मिसिंग प्लेस है कि नहीं है। और अगर ये भी आपको पता लग जाता है साहब, तो एक बात और यहां पर आएगी बेटा कि देयर शुड बी, मिसिंग किसका होना चाहिए बेटा, देयर शुड बी मिसिंग ऑफ द आर्टिकल। और मैं कहूंगा आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बेटा, आर्टिकल यूनिट, यूनिट आर्टिकल, मतलब कि यूनिट गायब होनी चाहिए बेटा, पार्ट गायब नहीं होना चाहिए। द मिसिंग आर्टिकल शुड बी अ यूनिट आर्टिकल, द मिसिंग आर्टिकल शुड बी, मिसिंग आर्टिकल should be a unit article, unit article, not a part article, not a part article। सर क्या इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल परफ्यूम की बेटा एक बोतल थी, जैसे बोतल ऑफ परफ्यूम, केन ऑफ परफ्यूम, और उसमें से परफ्यूम खाली है, अंदर परफ्यूम भरा हुआ नहीं है, केन इज देयर, केन इज देयर, द बोतल इज देयर, but there is no perfume in the bottle. It means that the unit is there but the part is missing. Bottle is one thing and perfume in it is a part of the bottle. I want that the whole bottle is missing, तो उसको बोलेंगे यूनिट मिसिंग है। जैसे मैं आपको बताता हूं बेटा, एक मशीन है, उसमें 4 पार्ट है, एक मशीन इंपोर्ट करी आपने, ऐसी 2 मशीन इंपोर्ट करी, इस मशीन में से एक छोटा सा पार्ट गायब हो गया, इसको पिल्फरेज बोलेंगे क्या, नो, दिस इज नॉट पिल्फरेज बेटा, पूरी मशीन गायब हो गई, दिस इज पिल्फरेज, द होल यूनिट इज मिसिंग, नॉट द पार्ट इज मिसिंग। इफ द पार्ट इज मिसिंग नहीं माना जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो पिल्फरेज नहीं माना जाएगा। तो अकॉर्डिंगली बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू कैन टेक एन अनदर एग्जांपल, दैट इफ देयर इज अ मोबाइल फोन, बेटा अगर मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन की बैटरी गायब है, द बैटरी इज मिसिंग, द बैटरी इज मिसिंग, in this case there is no pilferage, you cannot say that if the battery is missing it is pilferage, नहीं बोल सकते आप। क्यों बेटा, क्योंकि पूरा मोबाइल फोन गायब नहीं है। अगर हाँ, इफ यू हैव फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ 50 मोबाइल फोन्स, a set of 50 mobile phones and 3 mobile phones are missing, only 47 mobile phones are there, this is pilferage, this is pilferage। ये है pilferage, ये pilferage इसलिए है बेटा बिकॉज द होल यूनिट इज मिसिंग, द होल यूनिट इज मिसिंग, नॉट द बैटरी इज मिसिंग, बैटरी इज अ पार्ट ऑफ यूनिट, बैटरी ऑफ द फोन इज अ पार्ट ऑफ यूनिट। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यूनिट ही गायब होना चाहिए, पार्ट से काम नहीं चलेगा, तभी पिल्फरेज बनेगा। तो आई होप बेटा नो यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज पिल्फरेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पिल्फरेज पर ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी, कौन सा सेक्शन उसे डील करता है, ये सब बातें अपन देख लेंगे ना, कहां जा रहे हैं, भाग थोड़ी ना रहे।
लेकिन सबसे पहले ये तो समझ लो मेरे मालिक, ये तो रिवाइज कर लो कि पिलफरेज क्या होता है। तो बेटा पिलफरेज के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहला, जो पैकेट है उसके साथ टेम्परिंग हुई है। दूसरा बेटा, मिसिंग स्पेस फॉर दी मिसिंग स्पेस, और यू कैन से दैट एम्प्टी स्पेस फॉर द मिसिंग आर्टिकल, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बेटा, मिसिंग आर्टिकल शुड बी ए यूनिट आर्टिकल नॉट अ पार्ट आर्टिकल। तो एम्प्टी स्पेस होना जरूरी है और मिसिंग पार्टिकल जो है वो यूनिट आर्टिकल होना चाहिए, पार्ट आर्टिकल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अब यहां पर आते हैं बैक टू दी टाइमलाइन। Now you very well know what is pilferage. Pilferage means small theft. In other words, you can say that pilferage means small theft. Small theft. छोटी चोरी, छोटी बेटा. There is no big. There is no focus on the words. I am saying that small theft. I am not saying that the goods is damaged. I am not saying the goods is deteriorated. I am not saying that the goods is destroyed, lost, loss. The word is pilferage. There's a difference between all the 3 words. There is something to be known as pilferage. There is something to be known as damage or deteriorated. There is something to be known as destroyed and lost. There's a big difference between all these 3 words. Pilferage is altogether different. Damage and deteriorated is altogether different. Destroyed and lost is altogether different. And we know that there are separate sections for all these 3 cases. आप अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त, Pilferage section 13 dealt with. Damage और deteriorated बेटा section नंबर बोलो 22. Abatement dealt with. Abatement जहां पर बेटा ड्यूटी को क्या कर दिया जाता है, प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाता है क्योंकि डैमेज हुआ है। एंड द थर्ड केस इज डिस्ट्रॉयड एंड लॉस्ट। पूरा का पूरा बेटा गुड्स ही खत्म हो गया, पूरा गुड्स ही खत्म हो गया। इन दैट केस बेटा 23 सब सेक्शन नंबर 1, 23 सब सेक्शन नंबर 1 रेमिशन ऑफ ड्यूटी 23(1). So there are altogether separate sections are there for all these 3 words. I am right now focusing on something to be known as pilferage बेटा। I am right now focusing on something to be known as pilferage। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। अभी मैं किसकी बात करके चल रहा हूँ दोस्त? अभी मैं यहाँ पर pilferage की बात कर रहा हूँ, पक्का? हाँ सर। चलो बेटा अपन अभी वापस आ जाते हैं किसके ऊपर, अपनी टाइमलाइन के ऊपर। बैक टू द टाइमलाइन, ओके ठीक है। हाँ सर। नाउ लिसन वन थिंग, यहां से चालू करूंगा मैं। कहां से? यहां से अनलोडिंग ऑफ गुड्स से बेटा, अनलोडिंग ऑफ गुड्स से, अनलोडिंग से लेकर अगर कहां तक सर, वापिस बनाओ अच्छे से, कस्टम क्लियरेंस तक। कहां तक बेटा? क्लियरेंस ऑर्डर तक। कहां तक? क्लियरेंस ऑर्डर। अरे बाबा, तो दिस इज परफेक्ट। फ्रॉम अनलोडिंग मतलब आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर दी क्लियरेंस ऑर्डर। क्या बोला मैंने? इसके बाद और इससे पहले, इसके बाद और इससे पहले अगर बेटा पिलफरेज होता है, इफ पिलफरेज अकर्स, इफ पिलफरेज occurs, if pilferage occurs, no duty is payable. What I'm saying is no duty is payable beta, no duty is payable, no duty is payable in respect of pilfered goods, in respect of pilfered goods। बोलो हाँ के ना? हाँ। बिकॉज द ड्यूटी इज ऑफ द कस्टोडियन, बिकॉज द ड्यूटी इज ऑफ द कस्टोडियन। इस एरिया में बेटा ड्यूटी ध्यान रखने की किसकी होती है? ध्यान रखने की ड्यूटी होती है कस्टोडियन की इस एरिया में। बिकॉज द गुड्स इज अंडर द कस्टम कंट्रोल। साहब उनकी जिम्मेदारी बनती है, पैसे दूंगा मैं, फ्री में नहीं मंगा रहा हूं, पैसे दिए मैंने इसके, और ड्यूटी भी दे रहा हूं। आपने टैक्स मांगा, आपको टैक्स दे रहा हूं मैं, ड्यूटी दे रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर इस एरिया में गड़बड़ होती है दोस्त, इस एरिया के अंदर अंदर, तो मैं कहीं ना कहीं ड्यूटी पे ही नहीं करूंगा और ना गवर्नमेंट मेरे से मांगेगी। इसके लिए लायबल होगा कस्टोडियन। और कस्टोडियन से ले रही है कि नहीं ले रही है, कस्टोडियन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सेक्शन 45 में अपन देखकर चलते हैं। वो सेक्शन 45 इज डेल्ट विद द ड्यूटी ऑफ द कस्टोडियन। वो यहां पर मुझे मतलब नहीं है, यहां पर मुझे मतलब इस चीज से है कि मुझे ड्यूटी देनी है कि नहीं देनी है, मुझे कस्टोडियन से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो झंझट गवर्नमेंट का है। राइट नाउ मेरे को नहीं देनी है। सेक्शन 13 प्रोटेक्ट्स मी, सेक्शन 13 प्रोटेक्ट्स मी। So if there is any pilferage after unloading of goods,
but before the clearance order by the commissioner, if there is any missing pilferage, missing unit tampering with the package, that we called pilferage, जिसको हम pilferage बोलते हैं, अगर वो होता है मेरे दोस्त, बड़ा सिंपल है यार, तो नो ड्यूटी इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिफर्ड गुड्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, मेरा अगला क्वेश्चन, आपने रिमूवल करा बेटा 2-3 दिन बाद, किसने कहा था आपको कि आप अपने गुड्स को वहां रखो? किसने कहा था? कस्टम वाले आपके गुड्स को क्लियर कर चुके हैं बेटा। क्लियरेंस ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियरेंस ऑर्डर? दैट नो यू कैन टेक योर गुड्स विद योरसेल्फ, आप अपने गुड्स अपने साथ लेकर जाओ। बट आप लेकर गए क्या? आप लेकर नहीं गए। और क्योंकि बेटा आपने अपना गुड्स नहीं छुड़ाया, एक दो दिन बाद लेकर गए, तो बेटा उस 1-2 दिन के अंदर अगर वहां रखे पिलफरेज हो गया तो कस्टम इज नाउ नॉट रिस्पॉन्सिबल। बेटा कस्टम इज नाउ नॉट रिस्पॉन्सिबल। कस्टम अब आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो क्लियरेंस ऑर्डर दे चुके हैं। उन्होंने बोला साहब आप लेकर जाओ। अब आप अगर यहां रख रहे हो, 1-2 दिन बाद लेकर जा रहे हो, तो बेटा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज आपने अपनी इच्छा से गुड्स को वहां रखे रहने दिया। देखो इधर बेटा, यहां लेकर गए आप, यहां पर लेकर गए, जबकि ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज द टाइम पीरियड for which the goods is not in the control of custom. This is the period for which goods is not in the control of custom. रखा जरूर है लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं है। आप आराम से लेकर क्यों जा रहे हो? आप लेकर जाओ ना हाथों हाथ उसी दिन। अब बेटा क्योंकि इस पीरियड में इफ पिलफरेज अकर्स, इस पीरियड में इफ पिलफरेज अकर्स, देन व्हाट? इस पीरियड में अगर पिलफरेज अकर्स, तो रिमेंबर वन थिंग बेटा, ड्यूटी इज पेएबल और इवन ऑलरेडी पेड। क्योंकि बेटा ड्यूटी तो आप बिल ऑफ एंट्री के साथ ही पे कर देते हो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर। ड्यूटी इज पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो ड्यूटी तो पे हो चुकी है, और नहीं हुई है तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं हुई है तो करनी पड़ेगी बेटा, ध्यान रखना। देयर इज नो एग्जम्पशन। मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख के दे रहा हूं आपको, आई एम राइटिंग इन बिग वर्ड्स, देयर इज नो एग्जम्पशन। अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दो दोस्त, कोई एग्जम्पशन नहीं है। ड्यूटी इज पेएबल। सर फिर वो चोरी हो गया, उसका क्या करेंगे साहब? पिलफरेज हो गया, अब वो हमारी गलती थोड़ा ना सर, थोड़ा बचा लो ना हमको। तो बेटा गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर भी प्रोटेक्शन दिया, ऐसी बात नहीं प्रोटेक्शन नहीं दिया। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब, क्लियरेंस ऑर्डर के बाद वैसे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, बट फिर भी गुड्स क्योंकि हमारे यहाँ रखा था और हमारा इंटेंशन चोरी करना नहीं है और ना कस्टोडियन को चोरी करने देंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला इफ पिलफरेज अकर्स, आप ड्यूटी तो दे चुके हो, इफ ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड, क्या बोलूंगा, इफ ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड और पेएबल। पेएबल तो है, ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी। ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बेटा, ड्यूटी इज पेड और रिक्वायर्ड टू बी पेड, और रिक्वायर्ड टू बी पेड, और रिक्वायर्ड टू बी पेड। हाउएवर गवर्नमेंट ने बेटा यहां पर आपको रिलैक्सेशन दिया। रिलैक्सेशन इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेड दैट हाउएवर if you prove by the report of surveyor, बेटा सर्वेयर, इंश्योरेंस सर्वेयर होता है ना, इंश्योरेंस वालों के होते हैं। हाँ सर, अगर वो आकर ये यहां पर कंफर्म करके देते हैं साहब, सर्वेयर, बाय द रिपोर्ट ऑफ द सर्वेयर, इफ यू प्रूव बाय द रिपोर्ट ऑफ द सर्वेयर दैट देयर इज अ पिलफरेज, दैट there is a pilferage, then remission can be granted. Then remission is granted. Are you getting my point or not? Yes sir. Then remission is granted. This is what I'm saying beta, this is what I'm saying. क्या बोला मैंने बोला क्लियरेंस ऑर्डर आने से पहले अगर पिलफरेज होता है तो ड्यूटी देनी ही नहीं है। क्लियरेंस ऑर्डर आने के पहले अगर पिलफरेज होता है तो ड्यूटी देनी ही नहीं है। लेकिन अगर पिलफरेज होता है क्लियरेंस ऑर्डर आने के बाद और आपके छुड़ाने से पहले, क्या बोला मैंने, आपके घर ले जाने से पहले और क्लियरेंस ऑर्डर आने के बाद, इन बिटवीन दिस टाइम बेटा, इन बिटवीन दिस टाइम आई हैव टू जूम इट, I want to zoom it again. This is the portion beta, this is the portion.
आफ्टर आफ्टर व्हाट, क्लियरेंस ऑर्डर, बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। देखो, क्लियरेंस ऑर्डर तो आ गया था मेरे दोस्त, क्लियरेंस ऑर्डर तो आ गया था, क्लियरेंस ऑर्डर आने के बाद, लेकिन आपने बेटा एक दो दिन वहां पर रखे रहने दिया, आप बाद में लेकर गए, तो आपके ले जाने के पहले इस पीरियड के अंदर अगर पिलफरेज होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इधर बेटा ड्यूटी आप याद करो, आप पे करके आ चुके हो, ये रहा ड्यूटी तो आपने पहले ही पे कर दी, ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड। इसलिए या तो पेड होगा ड्यूटी, या तो पेड होगा, और अगर पेड नहीं है बेटा तो पे करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड टू बी पेड। लेकिन हाँ, अगर आप बाद में प्रूव कर देते हो साहब कि इस पीरियड के अंदर पिलफरेज हुआ है, तो गवर्नमेंट इज गिविंग यू एन ऑप्शन बेटा। इससे अच्छी चीज और क्या चाहिए आपको, कि गवर्नमेंट स्टिल आपको ऑप्शन दे रही है कि अगर प्रूव कर देते हो बाय द रिपोर्ट ऑफ द सर्वेयर दैट यस देयर इज अ पिलफरेज, गवर्नमेंट विल रेमिट द ड्यूटी, गवर्नमेंट विल रेमिट द ड्यूटी, बट देयर इज अ इनडायरेक्ट बेनिफिट, नॉट द डायरेक्ट बेनिफिट, ड्यूटी इज पेएबल, रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर एमसीक्यू आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, या मैच द फॉलोइंग आता है, किसी भी तरीके से अगर ये कॉन्सेप्ट बेटा आपसे पूछा जाता है, यू हैव टू हिट इट डायरेक्टली दैट यस ड्यूटी इज पेएबल, बट आफ्टरवर्ड्स यू कैन बाय द रिपोर्ट ऑफ द सर्वेयर क्लेम द रेमिशन। बोलो हाँ के ना बेटा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलें वापस, चलो सर। तो पहला सवाल था बेटा कि इफ गुड्स आर प्लीफेड बिफोर द गुड्स क्लियर्ड फॉर देखो, बिफोर द गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स, बिफोर द गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स, यानी कि बेटा कस्टम ऑर्डर आने से पहले प्लीफरेंस होता है, तो नो ड्यूटी इज पेएबल। क्या बोलेंगे, नो ड्यूटी। अभी अभी समझाया था ना बेटा टाइमलाइन बनाकर आपको, हाँ सर समझ में आ गया। अगला है बेटा, हाउ अ इंपोर्टर विल प्रूव प्लीफरेज इन रेफरेंस टू द अबव सिचुएशन। अबव सिचुएशन के रिस्पेक्ट में वो प्लीफरेज को कैसे प्रूव करेगा बेटा। इंपोर्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव द प्लीफरेज बेटा, इंपोर्टर को प्लीफरेज प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इटसेल्फ चेक दैट यस इट इज प्लीफरेज। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर जब चेक करना है तो प्रॉपर ऑफिसर खुद चेक करेगा, देयर इज नो ड्यूटी, नो लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी ऑफ, क्या बोला मैंने, नो लाइबिलिटी ऑफ, नो लाइबिलिटी ऑफ इंपोर्टर, नो लाइबिलिटी ऑफ इंपोर्टर टू, नो लाइबिलिटी ऑफ इंपोर्टर टू प्रूव द प्लीफरेज, टू प्रूव द प्लीफरेज, प्लीफरेज को प्रूव करने की इंपोर्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। देखो ये लिखा हो बेटा, इंपोर्टर डज नॉट हैव टू प्रूव द प्लीफरेज, देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर टू प्रूव द प्लीफरेज। ठीक है, हाँ सर इसको हटा दूं, हाँ सर इसको आप हटा दीजिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, वी हैव डन विद दोस टू क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन देखें सर, हाँ, एडवाइस इंपोर्टर इफ ही ऑलरेडी पेड द ड्यूटी। बेटा अगर पहले से पे कर दी है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन क्लेम द रिफंड, यू कैन क्लेम द रिफंड। तो बेटा रिफंड कैन बी क्लेम्ड, वेरी वेरी सिंपल। अगला आ रहा है बेटा, इज एनी ड्यूटी विल बी लेविएबल इफ गुड्स आर प्लीफर्ड आफ्टर द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस इज मेड बट बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली, दिस इज द केस, दिस इज द केस, देयर इज अ गैप बेटा, क्लियरेंस ऑर्डर आ चुका है बट गुड्स आर रिमूव्ड देयर आफ्टर, बट गुड्स आर रिमूव्ड देयर आफ्टर, दिस इज द clearance order, this is the clearance order, but this is actual removal, actual removal, there is a delay between both, and if pilferage occurs between this period, if pilferage occurs between this period beta, duty is payable, yes importer has to pay the duty, importer has to pay the duty, but refund can be claimed thereafter, but refund can be claimed thereafter by proving, this time you have to prove, this time you have to prove। ऊपर बेटा प्रूव करने की आपके ऊपर क्या नहीं थी, बोलो, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी प्रूव करने की, बट अब आपके ऊपर लाइबिलिटी है प्रूव करने की। आगे चले, यस सर। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 5। Messrs. Jio Beta Limited imported certain commodities into India from a country covered by notification issued by the government under 9A। 9A ठीक है बेटा, हाँ सर याद आ गया। 9A क्या था बताओ मुझे बेटा। 9A होता है आपका, बताओ बताओ कौन सा होता है। बहुत सिंपल है बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखो इसे कहते हैं नजरों का कमाल। एक बार में दिख गया क्वेश्चन के अंदर आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करके चल रहा है। मैंने आपको बता रखा है 6 होती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, 8
8A और 8B, तो 8B होती है बेटा आपके पास में सेफ गार्ड ड्यूटी, उसके बाद में आता है 9 बेटा, और उसके बाद में आता है 9A, तो ये होती है आपके पास में प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये होती है सेफ गार्ड ड्यूटी, ये होती है बेटा CVD फॉर सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, इसको अपन एंटी सब्सिडी ड्यूटी बोलते हैं, और ये होता है बेटा आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो 4 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज आपके पास कस्टम में होती है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी। कौन कौन सी बेटा? सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 8B, सेक्शन नंबर 9 और 9A। 6 में होती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, 8B में होती है सेफ गार्ड ड्यूटी, 9 में होती है एंटी सब्सिडी जिसको आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते हो, और फिर आती है बेटा आपके पास में 9A जिसके अंदर आती है आपके पास में एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, और मैंने जीएसटी ग्रुप के अंदर बेटा, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अंदर बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी एंटी डंपिंग को लेकर, वो मैंने सॉल्व करी थी, मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है सर, हाँ सर, आगे चले। ओके सर, तो बेटा मुझे अगेन CIF वैल्यू दे रखा है 30,000 का, क्वांटिटी इंपोर्टेड 600 पीसेस, ये बेटा क्वेश्चन अपने बुक में से ही उठाया हुआ है इन्होंने। एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल है 65, बेसिक कस्टम ड्यूटी क्वेश्चन में आपको पहले भी बहुत बार करवा चुका हूँ। सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेटा फाइनेंस एक्ट 2018, मैंने कहा था 2018 में आया था, हाँ सर। एज पर द नोटिफिकेशन एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी लेविड इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट कैलकुलेटेड एट 75 पर पीस एंड द लैंडेड वैल्यू। देखो लैंडेड वैल्यू जो कौन सी होती है बेटा, मैंने आपको बताया था लैंडेड वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ SWS एंड BCD। लैंड वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ BCD एंड SWS। तो जो भी आपका CIF है उसके अंदर BCD और SWS जोड़ने के बाद जो वैल्यू होती है, दिस इज योर लैंडेड वैल्यू, दिस इज योर लैंडेड वैल्यू। यस और नो? यस, दिस इज योर लैंडेड वैल्यू। Appraise the liability on account of normal duty, cess and the anti-dumping duty. Appraise means calculate. Assume that only basic custom duty and social welfare surcharge are payable. IGST at the rate of 12% is also applicable. Let's solve the question. Very simple question. CIF value is already given बेटा, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर CIF कैलकुलेट कर दूंगा क्या? हाँ, तो मुझे CIF वैल्यू कितना दे रखा है? $30,000। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे इसको, वी विल कन्वर्ट इट इनटू द इंडियन करेंसी एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी यूजिंग द एक्सचेंज रेट। एक ही एक्सचेंज रेट दे रखा बेटा 65 का। ठीक है, हाँ, तो रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी ऑफ $65, देन योर CIF वैल्यू, देन योर CIF वैल्यू in Indian rupees, that is 30,000 into 65, it will become 19,50,000. Now all you have to do is to add the basic custom duty at the rate of, what is the rate of basic custom duty beta? 12%. No, the 12% of 19,50,000 is 2,34,000, and then you have beta add क्या कर देना है? SWS at the rate of 10% of BCD, ये BCD का 10% हो जाएगा, यानी कि 234,000. दिस विल बिकम प्लस 10% प्लस 19,50,000. दिस विल बिकम योर लैंडेड वैल्यू बेटा। ठीक है, दिस विल बिकम योर लैंडेड वैल्यू। दिस इज 22,074,000। आपका भी यही आ रहा है? हाँ सर, हमारा भी यही आ रहा है। वेरी सिंपल बेटा। हाँ सर, नो वी हैव टू कैलकुलेट नो टू बाय गोइंग इनटू द वर्किंग नोट्स। एक बार वर्किंग नोट में जाके बेटा अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कैलकुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। आगे ना? हाँ सर, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करनी है मेरे को क्वेश्चन में बता रखा है उसने। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एंटी डंपिंग ड्यूटी इज नथिंग बट बेटा इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ $75 पर पीस। तो कॉस्ट एज पर द गिवन रेट, क्या बोलेंगे? कॉस्ट एज पर गिवन रेट। तो बेटा कॉस्ट एज पर गिवन rate, cost as per given rate is nothing but 600 pieces are there, so 600 pieces multiplied by $75 multiplied by ₹65, because the rate exchange rate is 65, so we will get
600 into 75 into 65. So it is 292. So it is 292 5000. 292 5000, and we have to subtract the same from the landed value, because एंटी डंपिंग ड्यूटी किसका डिफरेंस है बेटा? जो कॉस्ट निकल कर आ रही है गिवन रेट से और जो लैंडेड वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस है, और उतना ही अपन को चार्ज करना है। तो लैंडेड वैल्यू, सर ऐसा कहां लिखा हुआ है बेटा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, रीड दिस लाइन, क्या लिखा हुआ है देखो, एज पर नोटिफिकेशन द एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 75 पर पीस। किसका डिफरेंस है देखो, इक्वल किसके बराबर होगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी किसके बराबर होगी बेटा? डिफरेंस के। और किसके डिफरेंस के बराबर होगी? कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 75 पर पीस एंड द लैंडेड वैल्यू, दो चीजों का डिफरेंस, एक जो कॉस्ट निकल कर आ रही है 75 के हिसाब से उसका, और जो लैंडेड वैल्यू है उसका, इन दोनों का डिफरेंस जो है वही क्या बनेगा बेटा? वही अपनी एंटी डंपिंग ड्यूटी बनेगा। ठीक है, हाँ, तो वही मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इट इज 2207400, 2207400। दिस इज योर बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इक्वल्स टू माइनस 2207400, एंड दिस इज 717600। तो बेटा 717600 इज योर एंटी डंपिंग ड्यूटी। जस्ट एड इट, एंटी डंपिंग ड्यूटी 717600. This will become beta your open market value. This will become your open market value 2925000. अब लगाएंगे आईजीएसटी। मैंने सिखा रखा है आपको, आईजीएसटी बेटा सबसे एंड में लगता है। सारी ड्यूटीज लगने के बाद किसका नंबर आता है? आईजीएसटी का नंबर आता है बेटा। तो प्लस कर देंगे यहां पर आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। 12% ही दे रखा है बेटा, हाँ ये रहा, ये मेरे को 12% ही गिवन है नीचे, ये रहा, ठीक है ना? हाँ सर। तो बेटा इसका निकाल दो आप 12% मेरे लिए, तो दिस विल बिकम योर 3,51,000 प्लस इज इक्वल्स टू, दिस विल बिकम बेटा 32,76,000। सो 32,76,000। तो अब मैं अगर कहता हूं बेटा ड्यूटीज कौन कौन सी है, तो ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है और ये ड्यूटी है। तो जस्ट ऐड ऑल दीज ड्यूटीज, ठीक है? तो 2,34,000 प्लस 23,400 प्लस 7,17,600 प्लस 3,51,000। सो द टोटल ड्यूटी विल बी बेटा, टोटल, अगर आप मेरे से पूछोगे टोटल ड्यूटी, तो आई विल से टोटल ड्यूटी इज इक्वल्स टू 1,326,000। तो दिस विल बी योर टोटल ड्यूटी। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, 1,326,000। हियर इज बेटा, हियर इज द आंसर टेलिंग विद द आंसर ऑफ द बुक। करेक्ट है बेटा अपना आंसर, ठीक है? हाँ सर, आगे चलो सर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ थियरी क्वेश्चन बेटा। अगेन थियरी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, आपसे पूछ रहा है स्टेट द ड्यूटी लायबिलिटी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। स्टेट द ड्यूटी लायबिलिटी इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन ओरिजिनली एक्सपोर्टेड, जिससे बेटा मैंने ओरिजिनली क्या किया था? एक्सपोर्ट किया था टू द ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर्स। ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर्स, जिसको मैंने ओवरसीज सप्लायर को भेजा है रिपेयर के लिए, अगर मैं उसे इंपोर्ट कर रहा हूं, मतलब ये बेटा क्या हो गया? री इंपोर्ट आफ्टर रिपेयर्स। इधर आओ बेटा, इधर आओ, सारे बच्चे इधर आओ। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है ना, हर जगह से ध्यान हटाओगे, है ना? कुछ भी दिमाग में चल रहा है सब हटाओ, और इधर फटाफट से मेरी बात को सुनो। देयर आर टू थिंग्स, सिर्फ दो चीजें बेटा, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहीं ना कहीं आपको सेक्शन 20 पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? सेक्शन 20, और बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। एक होता है बेटा री इंपोर्ट, एक होता है री इंपोर्ट आफ्टर रिपेयर्स, आफ्टर रिपेयर्स, और एक होता है बेटा री इंपोर्ट फॉर रिपेयर्स। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इधर आओ मेरे बच्चा, इधर आओ। री इंपोर्ट फॉर रिपेयर्स में सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बेटा, आप सब के सब इस बार क्लियर हो गए, मेरी गारंटी है। कोई टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करो दोस्त। मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं सर ने बोल दिया तो ना ना ना, पढ़ाई तो जम के करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई इतनी करो साहब कि भगवान को भी लगे कि साहब क्या पढ़ाई करिए।
भगवान आपको आगे होके पास कर दे, भगवान को लगेगी मतलब इससे ज्यादा पढ़ाई हो नहीं सकती, भगवान को प्रूव कर दो कि आप में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, फिर देखो आप, भगवान भी बेटा आपका साथ देगा। भगवान कहेगा बेटा इसको तो पास करना पड़ेगा, ये तो सच्चा भक्त है अपना। भगवान की भक्ति आपके बेटा काम करने में है, आपकी पढ़ाई करने में। इस वक्त आपका कर्तव्य क्या है? व्हाट इज योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज टू स्टडी, दैट्स इट। योर पेरेंट्स वांट्स नथिंग फ्रॉम यू। आपके मम्मी पापा आपसे और कुछ नहीं करवा रहे साहब, वो कह रहे हैं पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज नीड टू बी स्टडी, बस दैट्स इट। एंड इफ यू डू योर ड्यूटी प्रॉपरली, गॉड विल हेल्प यू। अगर आप अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से करोगे, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को, जो काम आपको दे रखा है बेटा, वो अगर काम ईमानदारी से करोगे, पूरी शिद्दत से करोगे, तो भगवान आपका साथ देगा। इधर आ जाओ, मैं क्या समझा रहा हूं यहां पर। मैंने ये समझाया बेटा, री इंपोर्ट आफ्टर रिपेयर्स और री इंपोर्ट फॉर रिपेयर्स। आफ्टर रिपेयर्स, मर्सिडीज बेंज। बेटा मर्सिडीज बेंज मैंने मंगाई थी कहां से? जर्मनी से। फ्रॉम जर्मनी आई इंपोर्टेड बेंज, ठीक है सर? हाँ सर। बट बेटा कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अगेन मेरे को क्या करना पड़ गया बेटा? उसको बोलो क्या करना पड़ गया? एक्सपोर्ट। आई हैव टू एक्सपोर्ट इट अगेन फॉर रिपेयर्स, फॉर रिपेयर्स। देर इज सम प्रॉब्लम अकर्स इन द इंजन। बेंज के बेटा इंजन में प्रॉब्लम आ गई, तो द फर्स्ट थिंग इज इंपोर्ट, द सेकेंड स्टेप इज एक्सपोर्ट, बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स, एक्सपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स। एंड द थर्ड स्टेप इज बेटा अगेन इंपोर्ट आफ्टर रिपेयर्स। नो यू गॉट माई पॉइंट? वो रिपेयर होकर ठीक आ गई। देखो मैंने मर्सिडीज बेंज खरीदी, जर्मनी से इंपोर्ट करवाई, हाँ, यहां आई, मैंने उसको मस्त चलाया, लेकिन अचानक से उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने उसको बेटा वापस भेजा ओरिजिनल सप्लायर को। ओरिजिनल सप्लायर को आउटसाइड इंडिया क्या करा? एक्सपोर्ट करा, क्योंकि मुझे वापस उसे ठीक करवा के मंगाना था। अब जब वो ठीक हो गई वहां पर, तो मैंने उसे वापस मंगाया, तो ये भी तो इंपोर्ट हो गया ना, ये भी तो इंपोर्ट हो गया। और बेटा इस इंपोर्ट के ऊपर भी तो वापस से जीएसटी लगना चाहिए, वापस से इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, वापस से कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए। बोलो लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए साहब, क्योंकि ये भी इंपोर्ट है। अब दिक्कत ये हो जाएगी कि इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी दे चुका हूं बेटा, जब मैंने ओरिजिनल मंगाया था। बताओ, जब ये मैंने ओरिजिनल बेंज मंगाई थी, मैं इस केस की बात करूं बेटा, इस केस की, इसकी नहीं, इसकी ये वाले केस की। यहां मैंने ओरिजिनली मंगाई थी, क्या मंगाई थी? ओरिजिनली। और यहां मैंने वापस एक्सपोर्ट करी है, और अब फाइनली मैं तीसरे नंबर पे बेटा क्या करने वाला हूं? उसे वापस मंगाने वाला हूं। तो मैं ड्यूटी तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई हैड ऑलरेडी पेड दी ड्यूटी। कहां पर सर? यहां पर मैंने ऑलरेडी ड्यूटी पे कर दी थी। अब तो वो ठीक होकर आ रही है साहब, तो ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी? जितना रिपेयर का कॉस्ट है, बस। जितना उसमें नया सामान लगा ना, वो सामान ही तो नया आ रहा है, बाकी पुरानी कार है, कार तो बाकी पुरानी है, और पुरानी कार पे तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अब मुझे रिपेयर होने के बाद आएगी, तो मुझे सिर्फ उस वाले पोर्शन पर ही इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, कस्टम ड्यूटी देनी है, आईजीएसटी देना है, जो किसको बेटा डिस्प्ले करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बताओ, रिपेयर्स को, सिर्फ उतने वाले पोर्शन पर। तो वापस अगर पूरी की पूरी कार आ रही है, तो पूरी कार पर वापस मेरे को ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, पूरी कार की इंपोर्ट नहीं मानी जाएगी। द ड्यूटी इज ओनली पेएबल to the proportion of the fair cost of repairs. The duty is only payable to the proportion of the fair cost of repairs, including the cost of material and बेटा इंश्योरेंस और फ्रेट, बोथ साइड्स। तो जो आपका इंश्योरेंस जाने का आने का लगा है, वो दोनों ले लेंगे, बोथ साइड का, प्लस जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, प्लस जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर है, इसको ऐड कर लेंगे, और यही बन जाएगी बेटी अपनी वैल्यू, जिस पर अपन को इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, ना कि पूरी कार की वैल्यू पर। तो यहां पर अपन को गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? एग्जम्पशन दे दिया। क्या दे दिया? एग्जम्पशन, कि ओनली ऑन कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स बेटा, ओनली ऑन कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। लेकिन बेटा ये बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो, तो इसके लिए बेटा कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू टेक दिस बेनिफिट, दैट दिस इंपोर्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट इंपोर्ट। अगर आप चाहते हो कि ये जो इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट बेटा सेपरेट इंपोर्ट कंसीडर ना किया जाए, ये इंपोर्ट सेपरेट इंपोर्ट कंसीडर ना किया जाए, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस? यू हैव टू फॉलो अ फ्यू कंडीशंस। नहीं किया जाएगा, इसको सेपरेट इंपोर्ट नहीं मानेंगे अगर आप फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करते हो। कंडीशन नंबर 1, बेटा इसे आपको री इंपोर्ट करना है विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। री इंपोर्ट विद इन 3 years, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट।
यानी कि जब आपने भेजा ये देखो यहां भेजा ना, ये भेजा एक्सपोर्ट, यहां से 3 साल के अंदर, यहां से 3 साल के अंदर वापस मंगा लेना। क्या बोला? यहां से 3 साल के अंदर बेटा वापस मंगा लेना। भेजने की तारीख से 3 साल के अंदर रिपेयर करू के वापस मंगा लेना। हाँ, वहां नहीं रख सकते। 3 साल बहुत है साहब, 3 साल के अंदर अच्छी अच्छी रिपेयर हो जाती है, तो 3 साल के अंदर इसको वापस लेकर आ जाओ। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 बेटा, कंडीशन नंबर 2, जो गया था वही आना चाहिए। मर्सिडीज बेंज गई थी, मर्सिडीज बेंज ही आनी चाहिए बेटा। मर्सिडीज बेंज गई थी, ऑडी ना आ जाए। मर्सिडीज बेंज गई थी, कार गई थी, ट्रैक्टर ना आ जाए। भेजी थी कार और बनकर आ गया ट्रैक्टर, मतलब कि एक्सपोर्टेड गुड्स एंड द इंपोर्टेड गुड्स शुड बी सेम। बेटा जो भेजा था वही वापस आना चाहिए, तब माफी देंगे, तब मानेंगे कि हाँ सब कार थी, कार ही वापस आई है, क्योंकि पहले हम इस पर लगा चुके हैं तो अब वापस नहीं लगाएंगे, अब सिर्फ रिपेयर वाले पोर्शन पे लगाएंगे। यानी कि जो एक्सपोर्ट गुड्स है बेटा, जो एक्सपोर्ट मैंने मतलब जो रिपेयर करने के लिए मैंने भेजा है वही वापस आना चाहिए। वापस आने के नाम पर ऐसा नहीं कुछ और मंगा लो कार के नाम पर, वो नहीं चलेगा। अगर कुछ और मंगा लिया तो फिर पूरी वैल्यू पे जीएसटी वापस लगाएंगे, पूरी वैल्यू पर इंपोर्ट ड्यूटी वापस लगाएंगे। तो एक्सपोर्टेड गुड्स इज इक्वल्स टू इंपोर्टेड गुड्स। और बेटा आपने भेजी थी तो आप ही वापस मंगाओगे, यानी ओनरशिप शुड नॉट हैव बीन चेंज्ड। ओनरशिप शुड नॉट हैव बीन चेंज्ड, शुड नॉट हैव बीन चेंज्ड। बोलो, ओनरशिप शुड नॉट हैव बीन चेंज्ड। ठीक है, ऐसा नहीं बेटा भेजा आपने था, मंगा कोई और रहा है, नहीं। अगर आपने रिपेयर कराने के लिए भेजा था तो वापस आपके नाम पर ही वापस आनी जरूरी है। तो ये कंडीशन भी बेटा आपको यहां पर फुलफिल करनी पड़ेगी। बोलो हाँ के ना? हाँ साहब, ओनरशिप भी नहीं बदलनी चाहिए। तो ये बेटा दो कंडीशन, मेन दो कंडीशन है। ठीक है, हाँ। और मैंने आपको एक चीज पहले भी बता दी बेटा कि रिपेयर इज नॉट इज इक्वल्स टू, मैंने ये चीज आपको पहले भी समझा दी कि रिपेयर इज नॉट इज इक्वल्स टू रीमैन्युफैक्चरिंग। रीमैन्युफैक्चरिंग, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपेयर और रीमैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्हाट आई एम सेइंग इज मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर। जो गया है वो रिपेयर होकर वापस आना चाहिए बेटा, नया बनकर वापस नहीं आना चाहिए। सो बेटा चेक कर सकते हो आप, 3 years के अंदर वापस आ जाना चाहिए। एक्सपोर्टेड गुड इंपोर्टेड गुड्स बेटा सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। एंड ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड ऑल्सो नॉट हैव चेंज्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इफ रिपेयर अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर। हाँ, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान। तो मैंने इसलिए बोला था रिपेयर इज नॉट इज इक्वल्स टू मैन्युफैक्चर। पक्का? पक्का सर। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक्सपोर्टेड गुड्स मे कम बैक फॉर रिपेयर्स एंड री एक्सपोर्ट। ये वाला केस है बेटा आपका, इधर वाला, ये वाला केस मैंने बताया था। देर आर टू केसेस, देर आर टू केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो दिस इज योर केस नंबर 1, दिस इज योर केस नंबर 2। पक्का? पक्का सर। नो, वी विल डीलिंग विद योर केस नंबर 2। इस बार बेटा अपन ने क्या बोला? री इंपोर्ट फॉर रिपेयर्स। बेटा टाटा साहब ने, टाटा जो है हमारे रतन टाटा साहब ने नैनो भेजी है। क्या भेजी है? नैनो। कहां भेजी है बोलो? नैनो भेजी है यूएसए। नैनो भेजी है यूएसए। बेटा यूएसए में नैनो को प्रॉब्लम आ गई तो नैनो वापस आ गई। काय के लिए? रिपेयर्स के लिए, मतलब फॉर रिपेयर्स। आई होप बेटा अब आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आफ्टर रिपेयर्स एंड फॉर रिपेयर्स। आफ्टर रिपेयर्स में मैंने भेजी है और वो रिपेयर होकर वापस आई है, लेकिन अभी बेटा मेरे द्वारा बेची हुई माल रिपेयर होने के लिए इंडिया वापस आया है, यानी कि ये इंपोर्ट है रिपेयर करवाने के लिए। बोलो काय के लिए? रिपेयर करवाने के लिए। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो द केस अगर बेटा यहां पर बनाएंगे हम, तो जैसा कि मैंने केस बनाया बेटा यहां पर नैनो वाला, यहां पर वापस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, पहले मैंने क्या किया होगा बताओ? पहले मैंने किया गया होगा एक्सपोर्ट, वहां पर पहले इंपोर्ट था बेटा, वहां पर पहले क्या था? इंपोर्ट। ये देखो यहां पर पहले क्या था? मर्सिडीज बेंज को इंपोर्ट किया था, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये देखो यहां पर पहले इंपोर्ट किया था, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं यहां पर बेटा एक्सपोर्ट कर रहा हूं। द फर्स्ट स्टेप इज चेंज्ड, एक्सपोर्ट, एंड देन आफ्टर बेटा इंपोर्ट, एंड देन आफ्टर इंपोर्ट, एंड दिस इंपोर्ट इज फॉर रिपेयर्स, दिस इंपोर्ट इज फॉर रिपेयर्स। अब ये इंपोर्ट बेटा एक सेपरेट इंपोर्ट मानी जाएगी। इस इंपोर्ट के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? ड्यूटी लगा दिया जाएगा, सब कुछ लगा दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना? क्या आ जाएगी बताओ? क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी।
और प्रॉब्लम ये आ जाएगी साहब कि ये इंपोर्ट तो मैंने रिपेयर के लिए करी थी, मैं खरीद थोड़ी ना रहा हूं, मैंने मंगाई थोड़ी ना वापस, हमने नहीं मंगाई साहब, हमको नहीं चाहिए, हम तो वापस भेज देंगे, हम तो रिपेयर करने के बाद वापस भेज देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, इस इंपोर्ट को हम इंपोर्ट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये रिपेयर के लिए हुई है, तो इसलिए नैनो की वैल्यू पर वापस से कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, बिकॉज फ्यूचर में इसे वापस क्या करना है, बोलो, एक्सपोर्ट करना है, फ्यूचर में इसे वापस एक्सपोर्ट करना है। बट स्टिल बेटा इसके लिए भी कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, यहां पर भी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। एंड कंडीशन नंबर 1 इज कि जो आप बेटा वापस मंगा रहे हो ना, वो 3 साल के अंदर मंगा लेना। मतलब कि री इंपोर्ट जो है वो, जो भी गड़बड़ पता लगनी है वो गड़बड़ बेटा 3 साल के अंदर पता कर लो। जो भी गड़बड़ पता करनी है ना 3 साल के अंदर कर लो। गवर्नमेंट ये बात बोल रही है कि 3 साल के बाद अगर गड़बड़ आ रही है और वापस आ रही है तो हम मानेंगे कि ये तो रियल इंपोर्ट है। तो 3 साल के अंदर बेटा आप बताओ, आपने गाड़ी खरीदी, 3 साल के अंदर पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, कुछ डिफेक्ट है कि नहीं है। तो 3 साल के अंदर पता चल जाएगा। तो 3 साल के अंदर मंगा कर ठीक कर कर वापस भेजोगे तो उस इंपोर्ट को इंपोर्ट नहीं मानेंगे। तो री इंपोर्ट विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट बेटा, विद इन 3 years, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। सिंपल सी बात है बेटा, आपके भेजने के, यानी स्टेप नंबर 1 में भेजा ना बेटा अपन ने, ये स्टेप नंबर 1 में ये वाला देखो, ये इसके भेजने के 3 साल के अंदर अंदर ये वाला इंपोर्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, ये एक्सपोर्ट करने के 3 साल के अंदर अंदर ये वाला इंपोर्ट होना चाहिए। 3 साल बाद अगर ये इंपोर्ट हुआ तो फिर पूरी वैल्यू पर क्या लग जाएगा बताओ बेटा? लग जाएगा कस्टम ड्यूटी भी और आपका आईजीएसटी भी। अभी नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, अब इस इंपोर्ट को इंपोर्ट ही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है रिपेयर कर वापस चला जाएगा। स्टेप नंबर 2 बेटा, इट शुड बी एक्सपोर्टेड अगेन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ री इंपोर्ट। क्या बोला? एक्सपोर्टेड अगेन, 6 महीने के अंदर रिपेयर करो और वापस रवाना करो, 6 महीने के अंदर रिपेयर करके वापस रवाना, यानी एक्सपोर्टेड अगेन विद इन 6 months, विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ री इंपोर्ट। जो वापस मंगाया ना आपने वहां से, फ्रॉम डेट ऑफ री इंपोर्ट। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। और बेटा रिपेयर ही होनी चाहिए, ठीक है? बस ये छोटी सी बात है, 2 कंडीशन, देयर आर ओनली 2 कंडीशंस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। हालांकि देयर इज वन मोर कंडीशन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कि अगर रिपेयर नहीं है, रिपेयर ना होकर आपको लगता है कि इसको रीप्रोसेस करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा या रीमेक करना पड़ेगा, नया वापस बनाकर देना पड़ेगा, इन दैट केस बेटा जो री इंपोर्ट, मतलब आपको वापस मंगानी है तो 1 साल के अंदर मंगा लो। री इंपोर्ट विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट, 1 year फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट इन केस ऑफ बेटा री मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग और रीमेकिंग। यहां पर लॉजिक है ना बेटा। आपने एक बात हो, आपने कोई चीज भेजी, ये भेजी, उसको क्या 1 साल में पता नहीं चला कि इसको पूरा का पूरा वापस नया बनाना पड़ेगा, ये मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, डिफेक्टिव है, बहुत तगड़ा डैमेज है, 1 साल तक यूज करा और उसको पता नहीं चला, तो गवर्नमेंट ने बोला साहब 1 साल में पता चल जाता है, वापस मंगा लो। लेकिन अगर रिपेयर्स वगैरह है तो रिपेयर्स के लिए फिर 3 साल ठीक है। रिपेयर्स तो बेटा छोटी मोटी टूट फूट तो होती रहती है, तो 3 साल तक करवा लेंगे, तो 3 साल के अंदर भी वापस आएगा तो हम इंपोर्ट नहीं मानेंगे। लेकिन बेटा रीमेकिंग पूरा वापस बनवाना है और 1 साल तक चला रहा है, तुमको पता नहीं चला पूरा वापस बनवाना है, तो इसलिए वहां पर लिमिट को क्या कर दिया? कम कर दिया, 3 साल से 1 साल कर दिया। ये सब यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ही, अगर तुम्हें वापस पूरा नया बनवाना है तो फिर तो 1 साल के अंदर वापस भेज दो, 3 साल तक नहीं। रिपेयर के केस में 3 साल है, 3 साल में भेजोगे कभी भी इंपोर्ट नहीं मानेंगे। पक्का? पक्का सर। बेटा आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना? वही चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी बेटा, नो ड्यूटी इज पेबल। अगर आप उसे 3 साल के अंदर क्या कर लेते हो? वापस भेज देते हो कि मंगा लेते हो? मंगा लेते हो, मतलब आगे भेजने के 3 साल के अंदर अंदर वो वापस आ सकती है। क्या करवाने? रिपेयर करवाने, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं होगी। अरे वाह सर। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट वो आ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, बेटा वापस 6 महीने के अंदर भेज देनी है। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट से वापस 6 महीने के अंदर उसको भेज देना है। एक बेटा एग्जीक्यूट करना पड़ता है बॉन्ड, दिस इज नॉट दैट इंपोर्ट कंडीशन। वापस आता है तो इंपोर्टर को एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि साहब 6 महीने में भेज दूंगा। गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि 6 महीने में भेज देना,
6 महीने बाद अगर नहीं भेजी तो हम तेरे को ढूंढने थोड़ी ना बैठेंगे, है हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है, बॉन्ड भर बॉन्ड। नहीं भेजी तो 6 महीने बाद इस बॉन्ड को क्या करवा लेंगे, बोलो, इस बॉन्ड को तोड़वा लेंगे, इस बॉन्ड को रियलाइज करवा लेंगे और हमारी ड्यूटी हमको मिल जाएगी। तो ड्यूटी के बराबर अमाउंट को बेटा एक बॉन्ड इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है, बोलो, फाइल करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और री इम्पोर्ट मैंने बता दिया था बेटा कि अगर रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीमेकिंग, क्या बोला मैंने, रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीमेकिंग, रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीमेकिंग के लिए अगर आप वापस मंगा रहे हो तो फिर तो बेटा एक्सपोर्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर ही वापस मंगा लो। क्यों? क्योंकि 1 साल काफी होता है। तो यहाँ पर 3 साल था फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर, फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर, और 1 साल है फॉर द पर्पज ऑफ रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीमेकिंग। आई होप बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ 2 ही चीजें थी मेन मैंने आपको बताई। एक होता है जिसको बोलते हैं बेटा री इम्पोर्ट आफ्टर रिपेयर्स, एक होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं री इम्पोर्ट आफ्टर रिपेयर्स, और दूसरा होता है बेटा जिसको बोलते हैं री इम्पोर्ट फॉर रिपेयर्स। तो री इम्पोर्ट आफ्टर रिपेयर्स और री इम्पोर्ट फॉर रिपेयर्स। आई होप बेटा आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और जो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए वो भी आपको याद हो गई होंगी और रिवाइज भी हो गई होंगी। नो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द डिटेल्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ certain types of steel from developing and developed countries। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार करा रखा है, कि नहीं करा रखा है? हाँ सर, करा रखा है। फ्रॉम 15th of May 2018 टू 14th of May 2019, पूरा 1 साल, 1 previous year, बताया था ना मैंने, 1 previous year आर फर्निश्ड एज फॉलोस। बेटा ये आपका आ रहा है, कहां से आ रहा है आपको पता है? मैं आपको बताता हूं बेटा, ये 8B आ रहा है आपका, और 8B मैंने अभी अभी बताया था बेटा, सेफ गार्ड ड्यूटी होता है। क्या होता है? सेफ गार्ड ड्यूटी। हाँ के ना? हाँ सर, इधर आओ बेटा, मैं आपको समझाता हूं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, अगेन वेरी सिंपल बेटा। एक है और दूसरा है। देयर आर 2 conditions that you need to understand in case of 8B, practical applicability of 8B, practical applicability of 8B। There are only 2 conditions that you need to understand, and these 2 conditions are very very simple। पहली बेटा कि if importing from only one developing country, क्या बोला बेटा? होता क्या है कि अगर आप गुड्स मंगा रहे हो तो बेटा अगर डेवलप्ड कंट्री से मंगा रहे हो तो वो आपकी बैंड बजा देगा, क्योंकि वो डेवलप्ड और आप डेवलपिंग हो, तो आपकी क्या बजा देगा? बैंड बजा देगा। वो बहुत पावरफुल देश है बेटा आपकी तुलना में, वो डेवलप्ड है। आपको डेवलपिंग, अभी आप डेवलपिंग हो, आपको डेवलप होने में बहुत साल लगेंगे, और वो तो पहले से डेवलप्ड है, तो आपकी क्या बजा देगा? बैंड। तो इसलिए एक बात याद रखो, क्या कि डेवलप्ड कंट्री से अगर इंपोर्ट हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, तो बेटा ऑलवेज ऑलवेज आपको 8B लगाना पड़ेगा, यानी कि ऑलवेज आपको सेफ गार्ड ड्यूटी लगाना पड़ेगा, ऑलवेज सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी, को सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग डेवलपिंग से है क्या? चेक करो, क्या कोई ऐसी कंट्री है जो आप भी डेवलपिंग हो, वो भी डेवलपिंग है, दोनों क्या है बेटा? डेवलपिंग LING, ठीक है? हाँ सर, तो बेटा आप भी क्या हो? डेवलपिंग, और वो भी क्या है? डेवलपिंग। अब डेवलपिंग कंट्री से अगर आप मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, क्या बोला मैंने? डेवलपिंग कंट्री से बेटा अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इन दैट केस हम कहते हैं ठीक है साहब, सामने वाली डेवलपिंग कंट्री बेचारी, और हम डेवलप्ड से तो मंगा नहीं रहे, डेवलपिंग से मंगा रहे, उसको भी एक्सपोर्ट करने दो साहब, वो भी बेचारी डेवलपिंग है, उससे भी एक्सपोर्ट करना जरूरी है। और बेटा आप सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो? मेंबर्स हो, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून का भी आपको यहाँ पर पालन करना पड़ेगा। तो डेवलपिंग कंट्री से अगर आता है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कानून बोलता है साहब कि आप सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकते, क्योंकि बेटा इस बेचारे को भी तो एक्सपोर्ट करने दो ना। आप यहाँ अगर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दोगे यहाँ पर, तो इसको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? फिर ये बोलेगा सही है साहब, मैंने एक्सपोर्ट करा, आपने सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी, तो मेरे एक्सपोर्ट की तो फिर मतलब ही क्या निकली, है ना? तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पर लिमिट लगा दी, ऐसा नहीं है कि किसी भी लिमिट तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो टोटल इंपोर्ट का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बेटा जिस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है, उस प्रोडक्ट का जो टोटल इंपोर्ट है उसके बेटा अप टू 3%, क्या बोला मैंने? अप टू 3%, यानी कि 3% इंक्लूड है इसके अंदर। फिक्स 3% हुआ तो भी चलेगा, फिक्स 3% पर भी चलेगा। अगर 3% जितना इंपोर्ट आप कर रहे हो, तो बेटा कोई सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। अगर वन डेवलपिंग कंट्री से मैं इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इट इज इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इट इज
India, and this is Bangladesh, and this is Bangladesh. Is there any problem? No, sir. Now, if we are importing from Bangladesh and only importing from Bangladesh and not importing from any other developing country, अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और कहीं किसी डेवलपिंग कंट्री से अगर वो इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो बेटा वो 3% तक टोटल इंपोर्ट के 3% तक क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, कोई सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर 3% से ऊपर मामला निकला तो फिर बेटा सेफगार्ड ड्यूटी वहां पर लगेगी, फिर आप नहीं बच पाओगे। पक्का? पक्का सर। दिस इज योर कंडीशन नंबर फर्स्ट। नो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, दिस इज योर कंडीशन नंबर 2। उसको ऐसे बोल सकते हो आप, अगर इफ यू विल कंसीडर दिस एज अ कंडीशन, अगर आप इस पॉइंट को कंडीशन मान रहे हो कि साहब डेवलप्ड कंट्री के अंदर तो ऑलवेज लगेगा, डेवलप्ड में तो ऑलवेज लगेगा, है ना, तो इसको फर्स्ट कर देते हैं। तो ये अपनी क्या बन जाएगी, बोलो बच्चे, सारे बच्चे आप बोलोगे वैसे बना देंगे, ये कंडीशन नंबर 2 बन जाएगी। और अब नो वी आर कंसीडर कंडीशन नंबर 3। नो वी आर कंसीडरिंग द कंडीशन नंबर 3। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अब बेटा आपको चेक करना है कि क्या आप मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हो क्या। मतलब कि इफ दिस इज योर रेशियो, तो बेटा यू हैव टू चेक दैट कितनी डेवलपिंग कंट्रीज है। मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज से वो एक ही प्रोडक्ट बार बार इंपोर्ट हो रहा है क्या। बेटा ये तो डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग है, ये भी डेवलपिंग है, ये भी डेवलपिंग है, और ये भी डेवलपिंग है, और ये डेवलप्ड है। तो मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहा है ना। तो देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। बोलो हाँ क्या ना। हाँ सर। बेटा फॉर एग्जाम्पल ये 2% है, ये 2% है, ये 2.5% है, ये 2.08% है, और फॉर एग्जाम्पल बेटा ये 3% है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ किस सिचुएशन में लगेगा और किस सिचुएशन में नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अलग अलग कंट्रीज सारा बेटा कुछ भी मान सकते हो आप, म्यांमार मान लो, जो भी, जैसे मैं कहता हूँ डेवलपिंग कंट्री 1, डेवलपिंग कंट्री 2, डेवलपिंग कंट्री 3 और डेवलपिंग कंट्री 4। यहां पर एक चीज ध्यान रखना बेटा कि यहां पर इंपॉर्टेंट होता है अप टू 3 नहीं बेटा, लेस देन 3। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा, यहां होता है लेस देन 3 इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड लेस देन 9 क्यूमुलेटिवली। क्या बोला मैंने, क्यूमुलेटिवली। अदर देन 3 और मोर देन 3। सर ये क्या बोला आपने, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे पता है बेटा, मैंने अभी समझाया ही कहा, मैंने तो लिखा है, अभी तो मैंने लिखा है, मैंने समझाया अभी नहीं। अब मैं समझाऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो आप ये देखो कि क्या उसमें से किसी भी कंट्री, ऐसी कोई कंट्री है क्या जिससे आप एग्जैक्ट 3% या उससे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, है? हाँ, तो बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां पर लग जाएगा। बोलो वहां पर बेटा आपका 8B लग जाएगा। हाँ कि ना? हाँ साहब। वहां पर बेटा आपका सॉरी सेफ गार्ड ड्यूटी, अरे बाप रे, रियली सॉरी, एंटी डंपिंग की बात नहीं चल रही बेटा, सेफ गार्ड की बात चल रही है, राइट। वहां पर आपका सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ देयर आर मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज, एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है, और किसी का भी बेटा 3 या 3 से ज्यादा है, सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगी। 3 या 3 से ज्यादा है, मतलब सर क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो, लेस देन 3। चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि अगर क्यूमुलेटिवली देखोगे, ये तो इंडिविजुअली है, क्यूमुलेटिवली देखोगे तो लेस देन 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 9। अदर देन 3 और मोर, अदर देन 3 और मोर मतलब ये जो बाहर हो गया, ये जो बाहर इधर वाला हो गया, इसको छोड़कर। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आया बेटा, अभी भी नहीं आया तो अपन एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल अपन ने ऑलरेडी बना रखा है। मुझे बताओ इसमें डेवलप्ड के केस में क्या होगा, सारे बच्चे अच्छे बच्चे बताएंगे, साहब सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी, यहां पर लगेगी, यहां पर भी लगेगी। मैंने कहा ना डेवलप्ड देखते लगा दो, डेवलप्ड में तो लगेगी लगेगी। अब चेक करो क्या कोई भी डेवलपिंग कंट्री है जिससे 3% फिक्स या उससे ज्यादा आ रहा है, 3% या 3% से ज्यादा आ रहा है। ये रहा सर, ये रहा डेवलपिंग कंट्री नंबर
4, डेवलपिंग कंट्री नंबर 4 वो ऐसी है जहां से 3% आ रहा है फिक्स, तो बेटा यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा। और अब क्योंकि यहां पर एक डेवलपिंग कंट्री में लग गया ना यार, तो सेफ गार्ड ड्यूटी लग गई। क्यों? क्योंकि 3% था, 3% होता या 3% से ज्यादा होता तो लगेगा। अगर सिंगल होती, सिंगल 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 ये थी, यहां पर एक ही कंट्री से आ रहा है, तो वहां पर 3% भी माफ है, वहां पर फिक्स 3% भी माफ है, मतलब 3% तक ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब मल्टीपल हो जाएगी बेटा, एक नहीं एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज से इंपोर्ट करोगे, तो 3% भी नहीं चलेगा, यानी फिक्स 3% पर भी ड्यूटी लग जाएगी। अगर सिंगल से मंगा रहे हो, मैं वापस समझा रहा हूं बेटा, सिंगल से मंगा रहे हो तो 3% चलेगा, लेकिन अगर मल्टीपल से मंगा रहे हो, मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री से मंगा रहे हो, तो 3% नहीं चलेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। यानी यहां तो ड्यूटी लग गई, और बेटा जहां ड्यूटी लग गई उसको तो हटा दो। अब उसको हटा के देखो और कौन कौन सी डेवलपिंग है। तो सर और डेवलपिंग कौन कौन सी है? सर ये भी है। कौन कौन सी है? सर ये भी है, सर ये भी है, और सर ये भी है। इन तीनों का टोटल करो, दिस इज क्यूमुलेटिवली, दिस इज क्यूमुलेटिवली अदर देन 3 और मोर देन 3, इसको छोड़कर। तो बेटा 2.08 प्लस 2.5 प्लस 2, ये आया 6.58। कितना आया? 6.58। इज इट मोर देन 9? इज इट मोर देन 9? नो, इट इज नॉट मोर देन 9। बेटा किसी पे भी नहीं लगेगी, एप्लीकेबल टू नन। यहां पर भी नहीं लगेगी, यहां पर भी नहीं लगेगी, यहां पर भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये 9 से ऊपर आ जाता बेटा, तो तीनों केसेस में लग जाती, यानी ऑल कंट्रीज पर आपकी सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाती। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिवीजन दैट वी हैव मेड, बेटा ये जो अपन ने पूरा समझा, जो मैंने आपको समझाया, इसके बेसिस पे अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स कम बेटा, क्वेश्चन देखते हैं अपना वाला। ठीक है बेटा, तो मेरे पास में देखो कौन कौन सी कंट्रीज है बेटा। मेरे पास में है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये अलग अलग कंट्री से बेटा यहाँ पर मंगा रहे हैं, अलग अलग डेवलपिंग कंट्री से मंगा रहे हैं। और टोटल बताओगे मेरे को कितना है? और बेटा अदर है, अदर तो वैसे डेवलपिंग से है, अदर्स तो वैसे भी डेवलपिंग से है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाय पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, वो अदर्स की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसको भी पता है बेटा अदर्स पे तो लगेगा ही लगेगा। वो तो पूछ रहा है पी क्यू आर एस, इनमें से किसको सेफगार्ड ड्यूटी देनी है, और सेफगार्ड ड्यूटी का रेट दे रखा है 30%। कितना दे रखा है? 30%। दिख रहा है सर आपको? हाँ हमको दिख रहा है, ये रहा 30%। तो चलो बेटा फटाफट से देख लेते हैं। मुझे टोटल बताओगे कितना है? 3750। दिस इज द टोटल 3750। और बेटा अगर 3750 इज द टोटल, देन मुझे बताओ कि इंडिविजुअल कितना है। 105, 123, 105, 123, 78, 75, 78, 75 एंड 3369, 3369। ओके बेटा, परसेंट कन्वर्ट कर लें। यस, टू चेक, क्योंकि अच्छा एक चीज, कंडीशन कौन सी है? सिंगल की मल्टीपल? मल्टीपल। सिंगल के मल्टीपल? मल्टीपल दोस्त, सिंगल है कि मल्टीपल है? मल्टीपल है। ठीक है सर, हाँ। तो इंडिविजुअली भी देखना पड़ेगा और क्यूमुलेटिवली भी देखना पड़ेगा, ये वाला बेटा, ये वाली सिचुएशन है। दिस इज द सिचुएशन। तो वी हैव टू चेक फॉर इंडिविजुअली एज वेल एज वी हैव टू चेक फॉर क्यूमुलेटिवली। ओके ओके सर। सो 105 डिवाइडेड बाय 3750%, इट इज 2.8% बेटा, लेस देन 3, 2.8% less than 3. The next is 123 divided by 3750. But it comes to 3.28. Oh my god. Oh my god. This is more than 3 beta. This is 3 and more than 3. Next is 78 divided by 3750%. That is 2.08. That is 2.08%. And the next is 75. That is less than 78. तो वो तो कम ही आएगा बेटा, दैट इज 2%। ये तो कमी है 2%। इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं बेटा, अदर्स को तो, बिकॉज यहां तो लगेगा ही लगेगा। अब बताओ मुझे सेफगार्ड ड्यूटी कहां लगेगा बेटा? इन केस ऑफ क्यू, सेफगार्ड ड्यूटी इज लेविएबल एंड नॉट लेविएबल इन अदर केसेस। ये नो वी हैव टू चेक, यहां तो लगेगा, यहां तो लगेगा। इसको छोड़कर अब चेक करो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का टोटल कितना है, 9 है या 9 से कम है।
क्या चेक करना है, देखो ये तो 3 से ज्यादा हो गया, जो 3 से ज्यादा हो गया उस पर तो लगेगा, अदर्स के केस में लगेगा, इन दो के केस में तो लगेगा, क्योंकि अदर्स किससे है बेटा, डेवलप्ड से है, किससे बोलो, डेवलप्ड। अब मुझे बताओ अदर देन दिस जो है, जैसे 2.8 प्लस 2.08 प्लस 2, this is 6.88, that is less than 9, that is less than 9, so not applicable in this case, not applicable in this case, and also not applicable in this case. So the import duty will be better, how much percent, 30%, that is 123 into 30%, so 36.9, so 36.9 lakhs is the safeguard duty. बोलो हाँ के ना, हाँ सर। और बेटा अदर्स के केस में तो 3369 का आ जाएगा, तो 3369 का 30%, तो हियर इट इज इन केस ऑफ अदर्स 1010.7 lakhs is the amount of safeguard duty. Can we proceed further? Yes sir, आगे चले, आगे चलो सर. Now we have our question number 8, a full-fledged practical question. Messrs Lion King Agency imported a machine from China, furnishes the following information for the month of July 19. Cost of machine at China बेटा X फैक्ट्री प्राइस दे रखा है कि अगर वहां चाइना की फैक्ट्री में प्राइस कितना था, दैट इज 18,000 चाइनीज यॉन. देन आफ्टर अपन को दे रखे बेटा ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू द एक्सपोर्टर टू द पोर्ट शिपमेंट, यानी कि इफ दिस इज द फैक्ट्री बेटा, इफ दिस इज द फैक्ट्री देन फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक के चार्जेस, बिकॉज आफ्टर पोर्ट देर इज दिस इज चाइना, दिस इज चाइना. तो प्राइस हियर एट द फैक्ट्री, प्राइस एट द फैक्ट्री और प्राइस एट द पोर्ट. बेटा प्राइस एट द पोर्ट इज नोन एज FOB, एंड देन फ्रॉम चाइना टू इंडिया this is what we called is CIF, this is what we called is CIF. Okay sir, okay, this is again port, this is again port. Okay sir, so this is the diagram that I have created for the given case. आगे चले, आगे चलो. So 80,000 is here, 80,000 is here only, 80,000 is here only. After that we incur 3,200 extra for this journey from फैक्ट्री टू दी पोर्ट. तो बेटा फैक्ट्री से पोर्ट तक ले जाने का, क्या बोला मैंने, इधर इधर फैक्ट्री से पोर्ट तक ले जाने के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो कितने लगेंगे, 32 चाइनीज यॉन. हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप. तो बेटा दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इट इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन द पोर्ट, लोडिंग इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन द पोर्ट, सो द ड्यूटी विल बी ऑफ 200. देखो बेटा ये रहा 200, 3200 हो गया, 200 इज ऑल्सो ऑन द पोर्ट. दिस इज हियर 200. So FOB will be 80,000 plus 3,200 plus 200, 83,400. So if somebody asks me what is the FOB value, I will told him that the FOB value is, अगर मेरे से कोई पूछेगा साहब FOB कितनी है चाइनीज यॉन में, तो मैं बोलूंगा साहब वो है आपकी 83,400. Is there any problem? No sir. Moving further बेटा, बाइंग कमीशन. बाइंग कमीशन इज नेवर टू बी इंक्लूडेड. बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं करना. एज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, बेटा अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, इंडिया इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, तो एज पर आर्टिकल बेटा लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने मेंबर्स के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यूएशन नॉर्म्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, वैल्यूएशन नॉर्म्स, उनके हिसाब से बेटा आप क्या नहीं कर सकते, बाइंग कमीशन को ऐड नहीं कर सकते. बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर. एंड एज इट इज अ बाइंग कमीशन, as it is a buying commission, it is not to be included. So just cut it, cut the 400, the amount of 400. Okay, yes sir. Then we have better light rate charges and freight incurred from port of entry to the inland container depot. बेटा 4,000 ये जो आ रहा है ना, ये 4,000, this 4,000 is from here to here, here to here. This is 4,000, that is post shipment. पोस्ट शिपमेंट क्या बोलेंगे, पोस्ट बेटा होने के बाद का है, होने के बाद का अपने यहां आ गया. पोस्ट इंपोर्ट, यू कैन कॉल्ड इट पोस्ट इंपोर्ट. तो पोस्ट इंपोर्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते. दिस इज पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंस. दिस 4,000 इज
post import. Okay sir, yes, so this is post import 4000 and it is not to be included because it is बेटा होने के बाद का है ना, तो ड्यूटी तो मैंने दे दी, उसके बाद मैंने 4000 का खर्च करा, तो वो कभी भी इंक्लूड नहीं करना होता है, होने के बाद है ना बेटा। मुझे ड्यूटी कहाँ पे करनी है, सारे अच्छे बच्चे बताएंगे मुझे ड्यूटी कहाँ पे करनी है, सब मुझे ड्यूटी यहाँ पे करनी है। और अगर दोस्त मुझे यहाँ ड्यूटी पे करनी है, तो मुझे सारे अच्छे अच्छे बचाओ, उसके बाद वाला मैं क्यों ऐड करूंगा? भाई 4000 का खर्चा तो मैंने पोर्ट से निकलने के बाद, अरे अपनी फैक्ट्री तक ले जाने का दिया यार, अपनी फैक्ट्री तक। अरे यार मुंबई में था, समुद्र किनारे कहां पर है बेटा, समुद्र किनारे मुंबई है, ये ना मुंबई। अभी अगर मैं मुंबई से राजस्थान लेके जाऊंगा तो रास्ते का जो भाड़ा है वो यहाँ वैल्यू में क्यों ऐड करूंगा मैं? रास्ते का भाड़ा तो बाद में दूंगा ना, तो बाद में देने वाली चीज पहले क्यों ऐड करूंगा? वो तो मैं बाद में दूंगा। पोस्ट इसलिए बोलते हैं कि जो पोस्ट है, पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंसेस, वो कभी भी बेटा वैल्यूएशन में ऐड नहीं किए जाते हैं। पक्का? हाँ सर पक्का। सो वी हैव टू रिमूव इट एज वेल। लाइटरेज चार्जेस बेटा ये आपके पहले के होते हैं ना, लाइटरेज चार्जेस कहां होते हैं, लेट मी टेल यू। लाइटरेज चार्जेस हियर, सो दिस 800 happens on the port and ship demurrage charges on the custom port है ना, this is also here 1600, this is also need to be included, and freight charges from China to India and it is other than air, so beta we will take it on actual basis, so 20,000, this is the in between, this is these 20,000, ये बेटा आपका काय का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का 20,000। ओके सर, ओके बेटा। एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड इंश्योरेंस, दैट इज 1.125%, वो अपन बाद में उसका ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। पक्का? पक्का। सो बेटा चालू करें? हाँ सर चालू करो। तो पहले अपन को व्हाट इज द क्वेश्चन नीड्स बेटा, आईजीएसटी 12%, एसडब्ल्यूएस इज एप्लीकेबल रेट पे लगेगा, दैट इज 10% of BCD, and date of bill of entry is 28/7 and date of entry inward is 22/7, so whichever is later, तो BCD लेना है 20% और रेट लेना है बेटा अपन को 10.10, so this is what we have to consider, 20% and 10.10, और whichever is later, तो later is 28th, बोलो हाँ के ना? हाँ सर 28th क्या है, लेटर है। ओके सर, तो द क्वेश्चन वांट फ्रॉम मी 3 थिंग्स, क्वेश्चन बेटा मेरे से 3 चीज मांग रहा है, एक तो असेसेबल वैल्यू, टोटल कस्टम ड्यूटी और एलिजिबल आईटीसी, और आईटीसी किसका मिलता है बोलो, आईजीएसटी का, मिलता है। तो अब जब आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो उस आईजीएसटी का अपन क्या ले लेंगे बोलो, क्रेडिट ले लेंगे। कोई दिक्कत बेटा किसी भी बच्चे को? नहीं सर। तो सबसे पहले बेटा कैलकुलेट करते हैं असेसेबल वैल्यू और फिर उस पर अपन आगे ड्यूटी की बात कर चलेंगे। सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ बेटा, ठीक है। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ या ऐसे करता हूँ और बोलता हूँ असेसेबल वैल्यू, मेरे को सारे अच्छे बच्चे बताएंगे। तो सब असेसेबल वैल्यू में क्या क्या आएगा, बिगिनिंग फ्रॉम 80,000 वी हैव टू इंक्लूड बेटा 3200 एंड वी हैव टू इंक्लूड 200, सो इट विल बिकम 80,000 प्लस 3200 प्लस 200, दैट इज 83,400, 83,400, this will become your FOB, then I have to add 2 more things beta, that is freight and other charges, FREI GST, freight and other charges, okay, yes sir, this will include your 20,000 plus 800 plus 1,600, so this will be 20,000 plus 800 plus 1,600, that is 22,400, and plus now one thing I have to do, that is तो बेटा अब इसमें और क्या ऐड करेंगे, प्लस इंश्योरेंस, and you know that insurance if not given it is 1.125% of FOB. FOB is 83,400, so 83,400 का 1.125% is nothing but 938.25, 938.25, okay sir, so this will become better your
दिस इज नथिंग बट, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो बेटा आपका आ जाएगा 83,400 प्लस 22,400 प्लस 938.25. सो दिस विल बिकम कितना हो जाएगा बेटा 106,738.25. सो दिस विल बिकम योर व्हाट, ये क्या बन जाएगी दोस्त आपकी, फटाफट बताओ, ये बन जाएगी आपकी असेसेबल वैल्यू। पक्का पक्का। नो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन रुपीस, ठीक है। हाँ सर, तो इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी कन्वर्ट करके देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट कर देंगे साहब, कोई आपको डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अरे बाबरे सर कहाँ पहुंच गया बेटा, वो अपने ऊपर पहुंचा दिया, तो इसको यहाँ से अपन रब कर देते हैं और अपन इसको बेटा मल्टीप्लाई करा देते हैं, किससे, मल्टीप्लाइड विद द रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज इज नीड टू बी 10.10, कितना लेना है 10.10, तो रुपीज 10.10, so just multiply it with 10.10 and here it comes to in Indian rupees beta 107,805.6 round off, but I did the round off. So this is your accessible value, you can check it, that is the accessible value correct, 106,738 106,738.25. तो बेटा अपना accessible value is 100% correct. दिस इज द असेसेबल वैल्यू। हालांकि मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया बेटा इंडियन रुपीस के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो आपको आगे करना ही था, बट दिस इज द असेसेबल वैल्यू एंड दैट इज 100% करेक्ट। नाउ आफ्टर द असेसेबल वैल्यू, हियर इज द असेसेबल वैल्यू बेटा, ये अपन ने कंप्यूट कर रखा है। द सेकंड थिंग वी हैव टू कंप्यूट इज द कस्टम ड्यूटी पेएबल। नाउ अभी मैंने क्योंकि उसको रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करा के कन्वर्ट करा लिया, वी कैन प्रोसीड फर्दर हियर बेटा इन द नेक्स्ट स्टेप। एज वी ऑलरेडी नो दैट 107,805.6, देन अपन को इस पे क्या लगा देना बेटा BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ, कितना दे रखा है मुझे BCD, क्वेश्चन के अंदर सारे बच्चे बताएंगे। BCD बेटा आई हैव टू अप्लाई एट द रेट ऑफ 20%, विच एवर इज लेटर, एंड एज आई सेड BCD इज नीड टू बी द फ्रेश रेट, है ना, तो 28 इज द फ्रेश रेट, देन इट इज एप्लीकेबल 20%, सो एट द रेट ऑफ, सो BCD विल बी एप्लीकेबल प्लस प्लस BCD, और बेटा ये लगेगी आपके पास 20% की रेट से, ओके यस सर। तो 107,805.6 मल्टीप्लाइड बाय 20%, दैट इज 215,611.20, और बेटा इसी के ऊपर लगाना मत भूलना SWS एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ, बोलो 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 सारे बच्चे, अब तो याद हो गया होगा BCD, इसका बेटा 10%, यानी कि 215,661.12, so this will be your lended value, this will be your subtotal as well as the lended value, तो plus 107,805.6 plus 215,611.2 plus 215,661.12, so this will बेटा आपका 1315,2283 2283 पॉइंट, बेटा एक सेकेंड है ना, 228.32, और इसके ऊपर आएंगे साहब हमारे IGST। फाइनली बेटा GST आ गया, मेरा फेवरेट GST यहाँ पर आ गया। IGST का रेट दे रखा है मुझे 12% का, तो मैं यहाँ पर लेवी कर दूंगा IGST 12% की रेट से, और वो निकल कर आएगा आपके पास में 157,827.40, and this will be the final value that you are getting बेटा, तो plus 131,528.32, so this is nothing but ये आ गया बेटा आपके पास में 147,305.71, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 6 कर देते हैं दोस्त, है ना, इसको क्या कर देते हैं 6, बोलो हाँ के ना, हाँ सर पक्का 100% पक्का। तो बेटा 1473056, ये रहा बेटा, देख सकते हैं आप 1473056, 1473056, तो दिस इज 100% करेक्ट वंस अगेन। अब निकालिए टोटल ड्यूटी, तो टोटल ड्यूटी बेटा आप ऐसे निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे सर, टोटल ड्यूटी कहाँ से लगनी चालू हुई थी, यहाँ से लगनी चालू हुई थी, तो ये ले लेना
ये ले लेना, ये ले लेना। इसके अलावा कोई ड्यूटी लगी क्या? नहीं सर, इसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं लगी है। तो 215,611.20 प्लस 215,61.12 प्लस 157,827.4, यानी कि बेटा टोटल ड्यूटी पेबल इज, टोटल ड्यूटी इज इक्वल्स टू 394,999.72. So if you will round off it, it will be 395,000. And here is the आंसर, परफेक्ट आंसर बेटा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर आपको नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। और लास्ट कह रहा आईटीसी कितना ले सकते हैं बेटा? ये आईटीसी ले सकते हैं 157,827। तो ये देखो, ये बिल्कुल करेक्ट है। और आईटीसी कितना ले सकते हैं बेटा? 157,827। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन भी अपने यहाँ पर क्या हो जाता है, बोलो, कंप्लीट हो जाता है। आई होप बेटा आपको मजा आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एंड वाओ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट सेशन बेटा। आज के सेशन का आपका ये आखिरी क्वेश्चन होगा। आई होप आपको मजा आ रहा है और इस क्वेश्चन के बाद और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। तो चलो बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैसर्स एक्सपर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड इंपोर्टेड 900 यूनिट्स। मैसर्स एक्सपर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड, क्या नाम है? एक्सपर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्टेड 900 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम हाई सी फॉर सेल इन इंडिया। बेटा इंडिया में सेल करने के लिए 900 यूनिट्स मंगाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसने कुछ फॉलोइंग डिटेल्स बेटा यहाँ पर फर्निश करी है। क्या करिए बेटा? सेल क्वांटिटी दे रखी है और यूनिट प्राइस दे रखी है। कुछ याद आया? अरे बोलो बोलो, कुछ याद आया? मेरे को तो बहुत कुछ याद आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में कर रखा है। ये बेटा आपका याद करो, रूल नंबर 7 वाला क्वेश्चन है। याद है? डिडक्टिव अप्रोच। हाँ सर याद आ गया, डिडक्टिव अप्रोच वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। रूल नंबर 7, जहां पर मुझे क्या दे रखी होती है? ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में जो रेट होता है बेटा, उस रेट से अपन निकाल के चलते हैं। ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में जो रेट होता है वो रेट बेटा यहाँ पर अपन लेकर चलते हैं। हाँ के ना? हाँ सर। तो चलो दोस्त, ये मुझे कुछ डेटा दे रखा है, वो देख लेंगे अपन। और मुझे क्या बता रखा है? मुझे बता रखा है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज है, यानी ऊपर जो दे रखा है वो एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज है। और फ्रेट फ्रॉम पोर्ट टू डिपोर्ट इन इंडिया। हाँ जी बेटा, वीडियो प्रॉब्लम आ गया था इसलिए क्लास रुक गया। कोई बात नहीं, वापस आ गया बेटा, अपन ने वीडियो प्रॉब्लम सही कर दिया। अपनी क्लास को कोई नहीं रोक सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम भी अपनी क्लास को नहीं रोक सकती। तो चलो दोस्तों आप चालू करते हैं। अपन ने क्या बोला था कि सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा? एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज, यानी ऊपर जो सेलिंग प्राइसेस है ये वाली 400 360 दिख रही है ना आपको? हाँ 400, वापस से 380, इसके अंदर आपकी क्या इंक्लूड नहीं है? ड्यूटी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद दे रखा बेटा आपको फ्रेट फ्रॉम पोर्ट टू डिपोर्ट। पोर्ट टू डिपोर्ट मैं समझाता हूँ आपको, ये कौन सा वाला फ्रेट है बेटा? ये देखो, ये इंडिया, ये पोर्ट, और ये बेटा ये मेरा फैक्ट्री। तो यहाँ पर जो डिपोर्ट है, उस डिपोर्ट फैक्ट्री डिपोर्ट से मैं लेकर आऊंगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिपोर्ट तक का जो फ्रेट है वो है 21,300, और इंश्योरेंस है कितना? 2,700। ओके सर। और डिटेक्टिव अप्रोच में आपको ध्यान है ना बेटा, पीछे जाना पड़ता है, यानी अपन यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ पर ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अपन कहाँ का प्राइस निकालेंगे बेटा? मार्केट का। यहाँ जो मैं सेल कर रहा हूँ, सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू से पीछे जाएंगे। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। सेल वैल्यू से पीछे जाएंगे पोर्ट पर, और पोर्ट से पीछे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा अपन ड्यूटी कंप्यूट करेंगे। इसी को अपन बोलते हैं डिडक्टिव, इसी को अपन बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। अभी ठीक है सर वीडियो? हाँ सर वीडियो बिल्कुल ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं बेटा डिडक्टिव अप्रोच। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो बेटा फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ग्रेटेस्ट क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो सबसे पहले GREATEST, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी सेल वैल्यू, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी सेल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा दोस्त सबसे पहले कि अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, वो एक बार देख के चलनी पड़ेगी। तो बेटा मेरे पास में यहाँ 400 है, और है क्या? और है, और है क्या? और है। तो बेटा एक तो हो गई 400, द प्राइस इज 400 इन रुपीज, और इट इज इन क्वांटिटी बेटा, ठीक है। हाँ तो 400 पे कितनी कितनी क्वांटिटी है फटाफट से बताओ बेटा? 700, ओके, 450, ओके, एंड 350, इट इज 1500, इट इज 1500। आफ्टर 400 वी हैव 360, आफ्टर 400 वी हैव 360। तो 360 पे कितना बेटा? 1600 एंड 650, दैट इज 1250, दैट इज 1250। उसके बाद में मेरे पास क्या है बेटा? 360 भी हो गया, ठीक है। यस 360 इज ऑल्सो डन। देन आफ्टर वी हैव 380,
देन आफ्टर वी हैव 380, अभी 380 के लिए क्या दे रखा है 800, कितना दे रखा है बेटा 800, और देन आफ्टर वी हैव 420, देन आफ्टर वी हैव 420 एंड 420 के लिए ओनली आई हैव 550, ओनली आई हैव 550। सो टेक्निकली व्हाट इज द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी, बेटा ग्रेटेस्ट क्वांटिटी सारे बच्चे बताएंगे 1500 और प्राइस 400, तो बेटा यहाँ पर प्राइस निकल कर आ गया 400। तो अब तो कुछ भी नहीं करना बेटा, सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ जाएगा बताओ, एक सेकेंड, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सर 900 इंटू 400, तो बेटा 900 इंटू 400 ये आ गया आपका 3,60,000, कितना आ गया 3,60,000, क्योंकि बेटा क्वांटिटी 900 की थी, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, आप बोलोगे सर 900 कहाँ से आ गया, बेटा 900 ये रहा, ठीक है, हाँ ये रहा 900, और सेल वैल्यू क्योंकि मेरा कंप्यूट कितना हुआ है 400 मैक्सिमम है, तो 400 मेरा ग्रेटेस्ट क्वांटिटी वाला सेल प्राइस है और वही अपन को लेना होता है। तो ये मैंने बेटा कहाँ की वैल्यू निकाल दी, बताओ पोर्ट की वैल्यू निकाल दी, ये रहा, ये डायग्राम बनाया था ना अपन ने, तो यहाँ सेल वैल्यू कितनी आ रही है 3,60,000, यहाँ पर सेल वैल्यू आ रही है 3,60,000। अब यहाँ से पीछे जाएंगे अपन, पीछे बेटा आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। देखो अगर ये इंडिया है, ये कस्टम पोर्ट है, ये मेरी फैक्ट्री है और यहाँ पर मैं बेचता हूँ, तो ये मैंने 3,60,000 रुपीज निकाल लिया। अब मुझे कहाँ जाना है बेटा, पोर्ट पे जाना है, कहाँ जाना है पोर्ट पे। तो रास्ते में जो भी खर्चा हुआ बेटा, कितना कितना खर्चा हुआ 21300, और कितना खर्चा हुआ 2700, इसको मैंने क्या कर रखा होगा बोलो, ऐड कर रखा होगा, इसको मैं लेस कर दूंगा, इसको ऐड कर रखा है, इसको वापस में क्या कर दूंगा लेस, क्योंकि पीछे जाना है, डिडक्टिव अप्रोच, रूल 7 डिडक्टिव अप्रोच। तो माइनस फ्रेट चार्जेस एंड माइनस बेटा इंश्योरेंस, ओके ओके सर। तो फ्रेट है बेटा आपके पास में 21,300 और इंश्योरेंस आपके पास में 2,700। When you subtract it, you will get 336, बेटा यहाँ आपको मिलेगा 336,000, 336,000। दिस विल बी योर FOB वैल्यू। बस बेटा आप कुछ भी नहीं करना, FOB वैल्यू आ गया, इस पर आप लगा दो बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ, और इस पर आप लगा दो SWS, क्योंकि आपके पास बेटा IGST तो है ही नहीं इस केस में, मना करा है, ऑफ BCD। तो BCD कितना रेट दे रखा बेटा आपको 12%, BCD आपको 12% से दे रखा है। इसका आप 12% कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा बेटा 40320, और इसका 10% करोगे तो आएगा 4032। सो योर टोटल विल बी प्लस 4032 प्लस 336,000। तो बेटा ये आपका आ गया 380,352 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल कस्टम ड्यूटी मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट दी टोटल कस्टम ड्यूटी, तो टोटल कस्टम ड्यूटी में बेटा दो चीज आ जाएगी बस, 40320 प्लस 10%, तो टोटल कस्टम ड्यूटी इज इक्वल्स टू 44352, 44352। बोलो बेटा 44352, बोलो 44352, करेक्ट, हाँ सर करेक्ट। बेटा मजा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना बनता है यार, बताना बनता है कि आपको कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेरी है, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं बेटा व्हाट्सएप ग्रुप जिंदाबाद, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। कोई भी क्वेरी है आप बताइए बेटा, जल्द से जल्द विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। अगला लेक्चर बेटा अपन करेंगे और उसके बाद अपने पास वर्कबुक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, राइट सर। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर को बिट क्वेश्चन आपने करवाए थे, बिट क्वेश्चन याद करो, वो बिट क्वेश्चन वाली सीरीज, उसके अंदर अब आप आगे के MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी करवा दीजिए बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये वर्कबुक खत्म करने के बाद वापस से अपने बिट क्वेश्चन वाली सीरीज को अपन आगे बढ़ाएं, और बचे हुए जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर और ट्रू फॉल्स वगैरह है वो भी वहां पर अपन करके चलें। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बेटा पढ़ाई करो मन लगाकर, मैंने आपको बीच में भी लेक्चर के समझाया था, आपकी सिर्फ एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है, और वो है पढ़ाई, दैट्स इट। आपके ऊपर और कोई लायबिलिटी नहीं है, ओनली वन लायबिलिटी। हर इंसान का बेटा प्रायोरिटी होता है, आपका प्रायोरिटी है पढ़ाई करना, तो आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। भगवान आपका तभी साथ देगा जब वो ये देखेगा कि जो कार्य आपका है, जो धर्म आपका है, बेटा गीता में लिखा है कि आपको अपना धर्म
ही पूरी इच्छा शक्ति के साथ निभाना है। तो जो धर्म आपका है वो है इस वक्त आपकी पढ़ाई। आप अपने निभाओगे बेटा तो भगवान आपका साथ डेफिनेटली देगा, तो गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाय बाय टाटा, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।